Yeah, you are live, ma'am. Thank you, Ji. We are Good like, morning, everyone. I hope every one of you are doing well. In our last lecture, we started discussing the concept of branch accounting, जिसमें मैंने आपको invoice price और cost price और selling price में difference समझाया था. I hope that was clear to you. In branch accounting, we have different methods on the basis of which the companies prepare their accounts. जिसमें सबसे पहला method है debtor system का. डेटर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है कि जो हेड ऑफिस है, वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट है ब्रांचेस हेड ऑफिस के ऊपर, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर borne बाय द हेड ऑफिस डायरेक्टली, और दे पे द चेक और दे पे यू कैश to bear to pay the major expenses, और पेटी कैश मिलता है पेटी एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए. डेटर सिस्टम में एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डेटर सिस्टम जब हम बनाते हैं तो ज़्यादातर उन कंपनीज में फॉलो किया जाता है जिनका बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे काम नहीं होता है. स्मॉल स्केल पे अगर काम करती हैं वो कंपनीज फॉलो करती हैं. और इस सिस्टम में बेसिकली व्हाट दे डू इज कि जितना जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस हर ब्रांच को, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको अपना डेटर ट्रीट करती हैं. अब एक्चुअली जो डेटर का कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने क्रेडिट सेल्स किए हैं, क्रेडिट सेल्स जब हम करते हैं तो क्रेडिट सेल्स के टाइम पे द कस्टमर, द एक्चुअल कस्टमर हु इज गेटिंग द गुड्स, ही हैज टू मेक पेमेंट विद इन द टाइम फ्रेम विच हैज बीन अलाउड. जो क्रेडिट लिमिट हमने क्रेडिटर्स को दी है तो एक्चुअल सेल्स होती हैं. यहाँ पर एक्चुअल सेल्स का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है between these two parties where we are talking of the head office and the branch. but जब भी head office branch को goods देता है ताकि वो मार्केट में बेच सके, उस टाइम पर अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन जब हेड ऑफिस करता है तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच को एज डेटर ट्रीट करता है. वो ये मान लेता है कि डेटर है ब्रांच मेरा, उसकी लायबिलिटी है, उसकी आंसरेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने गुड्स से रिलेटेड जितने मैंने उसको गुड्स दिए हैं आगे बेचने के लिए, उतने एसेट्स के लिए जितने मैंने उसको एसेट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं, so that they can run the branch properly. उन सब के लिए the branch is liable. अब ब्रांच अकाउंट के अगर हम कॉन्सेप्ट पे जाएं तो I'll just discuss the format in the way which we prepare the branch account. We have done three types of accounts: personal account, nominal account, or a real account. It's basically a mixture, you can say, but in some books you'll find that branch account is taken as or is treated as the nominal account, क्योंकि जो उसका actual main purpose है preparation का branch account का, that is to calculate the profit or loss we have earned or incurred from that particular branch. क्योंकि उसका फॉर्मेट में we show the assets and liabilities also. उस वजह से कुछ अकाउंटेंट्स, कुछ रिसर्चर्स ये कहते हैं कि वी कैन से इट्स just because we are showing assets, we are showing liabilities, so it can, it's a kind of real account also. और क्योंकि वो मैं ब्रांच अकाउंट जब बना रही हूँ तो हेड ऑफिस ब्रांच को अपना डेटर ट्रीट कर रहा है, तो ब्रांच अकाउंट तो है लेकिन क्योंकि मैं उसको डेटर ट्रीट कर रही हूँ तो वो डेटर्स अकाउंट का मतलब हो गया वो पर्सनल अकाउंट है. So it's basically a hybrid account. It's a combination of nominal and personal account along with a bit concept of a real account. तो आपको कुछ बुक्स में मिलेगा कि it's a combination of nominal as well as personal account. कुछ बुक्स में आपको मिलेगा सिर्फ ये nominal account है, depending on different opinions different people have. Okay, coming to the format. यहाँ पर features we have done. Okay, now this is the branch account in the books of head office. When we use this method, debtors system में जब भी head office branch को goods देता है, they can be provided, they can be supplied to the branch at the cost price, और इट कैन बी एट द इनवॉइस प्राइस. ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में किया था.
cost price is basically the price at which the head office has acquired the asset which is given to the branch for a sale so that they can sell in the market, or they have manufactured it, the cost of manufacturing of that particular product. So that is basically the cost price. Invoice price is when the goods are being supplied by head office to branch, वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन का हिस्सा पहले से ही ऐड कर देते हैं कि वो ये मानते हैं कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हर यूनिट पे कम से कम अर्न करना है. आई वांट टू अर्न मिनिमम प्रॉफिट ऑफ लेट्स से 10 रुपीज पर यूनिट विच आई एम सप्लाइंग टू द ब्रांच. तो वो अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो instead of supplying the goods at cost price which is 100 rupees, they will provide the goods to branch at 110 rupees and they'll let them know कि ये इनवॉइस प्राइस है. इनवॉइस प्राइस नाम लिखा होते ही, टर्म लिखे होते ही एवरीबडी इज क्लियर विद देयर माइंड कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऑलरेडी ऐड है. हाउ मच अमाउंट हैज बीन एडेड एज द प्रॉफिट वो हमें नहीं पता, लेकिन कंपनी अब कम से कम 10 रुपए प्रॉफिट का हर यूनिट पे अर्न करेगी ही करेगी, ये हेड ऑफिस को पता होता है. राहुल, थैंक्स फॉर आस्किंग माय हेल्थ. आई एम बेटर, मच बेटर. थैंक यू फॉर द कंसर्न. ओके, अभी जो मैं आपको फॉर्मेट समझा रही हूँ, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट व्हेन द गुड्स आर बीइंग सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस. तो ये आपके इस मेथड में दो तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, दो तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं. पहला जब हम कॉस्ट प्राइस पे देते हैं और दूसरा जब हम इनवॉइस प्राइस पे देते हैं. दोनों फॉर्मेट में सिर्फ कुछ एडजस्टमेंट्स का फर्क है. जितनी एंट्रीज, जो कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट बेसिस पर है, कॉस्ट प्राइस पर हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, वो सेम हमारा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा विद सम एडिशनल एडजस्टमेंट्स वी हैव टू डू. तो कॉस्ट प्राइस वाला सेम कॉन्सेप्ट दोनों में चलेगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एंट्रीज आपके आ जाएंगे जब गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे दिए हुए होंगे. ओके, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि जितने भी ब्रांच को हेड ऑफिस ने फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं, प्रोवाइड किए हुए हैं, मतलब ब्रांच के पास जो भी एसेट्स हैं, इन केस कोई लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस अगर है तो इट हैज टू बी टेकन इनटू द ब्रांच अकाउंट. क्यों? क्योंकि ब्रांच का अपना एक्चुअली कुछ नहीं है, वो सब दिया हुआ किसने है? हेड ऑफिस ने. तो हेड ऑफिस ने उनके ऊपर जो भी पैसा खर्च किया हुआ है, चाहे वो एसेट्स है, चाहे वो गुड्स है, चाहे वो लायबिलिटीज है, ब्रांच की जो पे करनी है तो वो हेड ऑफिस की लायबिलिटीज है. ब्रांच के जो भी एसेट्स होंगे, ओपनिंग बैलेंसेस, दे हैव टू बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट. इसका लॉजिक क्या है कि जो मैंने आपसे कहा कि ब्रांच को हेड ऑफिस अपना डेटर मानता है, तो मैंने अगर इफ वी आर दी हेड ऑफिस, मेरी जो ब्रांच होगी उसको मान लीजिए मैंने फर्नीचर दिया हुआ, उसको स्टॉक दिया हुआ, उसके अपने डेटर्स हैं, उसका कोई भी एसेट है, तो वो एसेट मेरा है बेसिकली, वो ब्रांच का नहीं, क्योंकि ब्रांच मुझ पे डिपेंडेंट है, तो एक्चुअली मेरा ही है. तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, अब ये बुक्स में बन रहा है, हेड ऑफिस बना रही है ब्रांच अकाउंट. तो ब्रांच अकाउंट क्या करेगी, जितने भी एसेट्स हैं ब्रांच के, वो सारे के सारे ओपनिंग बैलेंसेस आर टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ द लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट. इसी तरह अगर क्लोजिंग बैलेंसेस है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं या वो मिसिंग फिगर है और आपको कैलकुलेट करने हैं, तो ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट इन द लास्ट. और क्रेडिट बैलेंस जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे लायबिलिटीज के, वो लास्ट में डेबिट साइड पे ब्रांच अकाउंट के आते हैं. तो ये एसेट्स और लायबिलिटीज में आपको चीज ध्यान रखनी है कि ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रांच अकाउंट में सारे आएंगे. उसके अलावा नेक्स्ट एंट्री विल बी रिगार्डिंग द गुड्स व्हिच हैव बीन सेंट और व्हिच हैव बीन सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच. ब्रांच जब गुड्स को हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देगा, अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉस्ट प्राइस की बात कर रही हूँ फिलहाल. जब इनवॉइस प्राइस का बताऊंगी तो एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो हम एडजस्टमेंट्स करते हैं उस टाइम पे समझाऊंगी. यहाँ अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉस्ट प्राइस के हिसाब से है. तो गुड्स जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को देगा तो वो दो तरीके से दे सकता है. एक, वो डायरेक्टली दे रहा है
कि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेज रहा है। और हो सकता है कि मान लीजिए मेरा हेड ऑफिस है दिल्ली में, ब्रांच है लेट से अमृतसर में, और मेरी ब्रांच जो अमृतसर में जो ब्रांच है वो एक नहीं 2 ब्रांच है। तो व्हाट मे आई डू एज हेड ऑफिस इज, मैंने गुड्स यहाँ से भेजे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम करने के लिए, बचाने के लिए मैंने क्या किया, जो 2 ब्रांच है, ब्रांच 1 और ब्रांच 2 अमृतसर में, ब्रांच 1 के पास सारे गुड्स भेज दिए 1 लाख रुपए के मान लीजिए और ब्रांच 1 को इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि 50,000 के गुड्स आपको रखने हैं और 50,000 के गुड्स आपको ब्रांच 2 को ट्रांसफर कर देने। अब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम करने के लिए मैंने इस तरह से किया। तो ये दोनों ही एंट्रीज कैसे होंगी, अब ब्रांच 2 के लिए जो गुड्स मिले वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से नहीं मिले, वो किसी और ब्रांच से मिले हैं, लेकिन वो भी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में ही आएंगे। तो यहाँ पर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, अकाउंट का नाम आपका यही रहेगा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये डेबिट में आ जाएगा। डेबिट में क्यों, अब आपको कॉन्सेप्ट सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना है कि ब्रांच अकाउंट जो मैं बना रही हूँ, यू अज्यूम योरसेल्फ टू बी द हेड ऑफिस एंड यू आर प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच आपकी डेटर है, मैंने उसको 50,000 रुपए के गुड्स दिए हैं तो वो मेरा डेटर है। डेटर अगर मेरा बढ़ गया क्योंकि मैंने उसको गुड्स दिए हैं तो डेटर बढ़ गया, डेटर अगर बढ़ जाएगा तो उसका मुझे अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड पे उसको एंट्री करनी पड़ेगी। तो डोंट ट्राई टू मग अप द एंट्रीज, जस्ट ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट कि हमने कोई भी एंट्री डेबिट में या क्रेडिट में क्यों की है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट गोल्डन रूल्स यू ऑलरेडी हैव डन। ओके, तो टू गुड्स, अब इसके लिए जो हमारा अकाउंट बना वो कौन सा बना, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। जब आप बुक्स में से पढ़ रहे हो या जो मैं पढ़ा भी रही हूँ तो आई विल बी यूजिंग द टर्म्स टू एंड बाय, क्योंकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि वो डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है, तो आई मे यूज दीज 2 टर्म्स, बट अब कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर में टू और बाय लिखा नहीं जाता है, तो डोंट राइट टू एंड बाय। Okay, the entry will be in the accounts of goods sent to branch account. तो either it will be the simple entry जिसमें कि goods head office ने branch को दिए हैं, या फिर ये हो सकता है जो मैं आपको बता रही थी कि when the goods have been supplied, वीडियो नहीं आ रहा, Deepak and few more students, you are saying कि screen black है, just let me know कि screen कौन सी black है। I have shared one PDF file आप लोगों के साथ, in case it's not clear just let me know। Is the PDF which I am sharing, it's clearly visible or is some problem there? बैकग्राउंड में साउंड अजीब सा आ रहा है, यहाँ पर शोर तो कोई नहीं है, पता नहीं, मे बी कि थोड़ा साथ वाले प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन का काम है तो मे बी कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम लग रही होगी। Okay, thank you everyone for confirming everything is clear. Now let's continue. Goods sent to branch account में these 2 type of situations may be there, goods sent by branch, by head office to branch, और goods sent by some other branch। तो अगर सिर्फ हेड ऑफिस ने ब्रांच को दिए हैं तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है that the goods have been sent by head office। In case the goods have been supplied by some other branch, then you just write it there that the goods sent to branch account, goods sent by other branch। तो आप उसमें उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आपको जो एंट्रीज होंगी, ये 2 तरीके की एंट्रीज उसमें आ सकती हैं। उसके अलावा में जो हेड ऑफिस है,
हेड ऑफिस का मैंने आपको थ्योरेटिकल में बताया था, थ्योरी डिस्कस करते हुए, कि ऑल द मेजर एक्सपेंसेस आर बोर्न, एवरी एक्सपेंसेस इज बोर्न बाय हेड ऑफिस। अब हेड ऑफिस मेन खर्चे या तो वो खुद कर देगा या आपको पेमेंट दे देगा। उसके अलावा जो ब्रांच मैनेजर है, ही विल बी हैविंग ओनली पेटी कैश टू बेयर पेटी एक्सपेंसेस। अब जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं हेड ऑफिस से, उसमें हेड ऑफिस मेंशन करके आपको अमाउंट देता है कि ये अमाउंट मैंने रेंट के लिए दिया है, तो आप ये वाला अमाउंट सिर्फ रेंट के लिए यूज करोगे। ये मैंने सैलरी के लिए दिया है, तो दिस अमाउंट हैज टू बी यूज्ड फॉर सैलरी। पेटी कैश के लिए दिया है तो वो पेटी एक्सपेंसेस के लिए होगा। तो इससे इस तरह से कोई भी खर्चे के लिए पैसा अगर आपको मिला है, तो जाहिर बात है कि आपको पैसा मिला है। डेटर को, यानी मैंने, अगर मैं हेड ऑफिस हूँ तो मैंने अपने डेटर को खर्चे करने के लिए पैसा दिया है, तो डेटर से जो लायबिलिटी है डेटर की, वो डेटर्स मेरे बढ़ गए, तो डेटर्स बढ़ गए तो इट विल बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट टू बैंक अकाउंट with all the specification or all the details of the cash you have received for different items or different expenditures which are to be borne by the branch। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्क्रीन पे या जो फॉर्मेट में दिख रहा है वो कुछ से 3 आइटम्स लिखी हुई हैं, सैलरी, रेंट, रेट्स, पेटी कैश। तो वो आपको क्वेश्चन में जो भी एंट्रीज दी हुई होंगी, जो भी सिचुएशन होगी, उसके हिसाब से यू जस्ट मेंशन कि आपको किस पर्पस के लिए कितना पैसा मिला है। उसके अलावा में अगर आप डेबिट साइड पे देख रहे हो तो लास्ट में क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे आपके जो लायबिलिटीज हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब आते हैं क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आई टोल्ड यू कि सबसे पहले तो जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं उनका ओपनिंग बैलेंस आता है। उसके अलावा में जो मेन चीज आपको उसके बाद में ध्यान रखनी है, वो एंट्री होती है बाय बैंक अकाउंट। अब बाय बैंक अकाउंट का क्या मतलब है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रांच जो भी काम कर रहा है वो हेड ऑफिस के बिहाफ पे करता है। ब्रांच सेल्स कर रहा है। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हेनेवर the goods are being sold by the branch in the market, they can sell the goods on cash basis only until and unless कि उन्होंने ब्रांच ने हेड ऑफिस से परमिशन ली हुई है कि अगर आप कहो तो हम क्रेडिट सेल्स करें या ना करें। तो जब तक कि ब्रांच को हेड ऑफिस परमिशन नहीं देगा, ब्रांच अपनी मर्जी से क्रेडिट सेल्स कर नहीं सकती, तो सिर्फ कैश सेल्स कर सकती है। क्रेडिट सेल्स की अगर मान लीजिए परमिशन मिली हुई है तभी वो क्रेडिट सेल्स करेंगे। यहाँ पर जो एंट्री है बाय बैंक अकाउंट की, यहाँ पर आपके 3 तरीके से एंट्रीज आ सकती हैं। पहली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे ही ब्रांच ने सेल्स की, ब्रांच को पैसा मिला सेल्स का, चाहे वो कैश सेल्स का था और या वो क्रेडिट सेल्स में डेटर्स ने पैसा आपको दिया है, तो वो आपको इमीडिएटली रेमिट करना होता है हेड ऑफिस को। जो भी उनके क्राइटेरिया, टर्म्स एंड कंडीशंस है, डेली बेसिस पर उनको रेमिट करना होता है। अब रियलिटी में बात करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को परमिशन दी हुई है कि भी ठीक है आप हफ्ते में एक बार कर दो, दूर पड़ता है या कुछ भी इस तरह से वो सिचुएशन आ सकती है। मतलब आपको परमिशन अगर मिली है तो आप उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, बट अदरवाइज द ब्रांच हैज टू रेमिट द cash it is getting in the form of cash sales or cash collected from debtors or the cash directly paid by the debtors to the head office। अब यहाँ पर आपको जो चीज ध्यान देनी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ब्रांच हेड ऑफिस का डेटर है। अब यहाँ डेटर्स कौन से हैं, यहाँ पे टोटल में ब्रांच अकाउंटिंग में 3 पार्टीज है, एक हेड ऑफिस, एक ब्रांच और एक अल्टीमेट कंज्यूमर्स। जब हम ब्रांच और हेड ऑफिस की बात करते हैं, वो 2 पार्टीज हैं जहां हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देता है ताकि वो मार्केट में बेचे, लेकिन उसी टाइम पर अपनी बुक्स में वो ब्रांच को डेटर ट्रीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो डेटर्स वो नहीं है, हम ब्रांच अकाउंट बना ही रहे हैं। ये वो डेटर्स हैं जिनको 2 पार्टीज बाद वाली हैं, ब्रांच और अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अल्टीमेट कंज्यूमर्स को ब्रांच ने क्रेडिट सेल्स किया और उनसे पैसा उसको मिलेगा। जब डेटर्स होते हैं हमारे, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं, ब्रांच क्रेडिट सेल्स कर रही है, तो डेटर्स के पास कभी कभी ऑप्शन होती है कि वो पैसा हेड ऑफिस को भी दे सकते हैं डायरेक्टली। अगर उनको गुड्स रिटर्न करने हैं या उनको पैसा देना है तो वो
लिए तो उन्होंने ब्रांच से थे, लेकिन दे हैव द ऑप्शन समटाइम्स कि वो ब्रांच को वापस ना करके, ब्रांच को पैसे ना देकर वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर देते हैं अगर गुड्स रिटर्न्स करने हैं, या अगर उनको पेमेंट करनी है तो वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे देते हैं। अब होगा क्या, अगर मान लीजिए जो चैनल है, चैनल क्या है, हेड ऑफिस, ब्रांच एंड अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अब रिवर्स में भी पेमेंट के हिसाब से पैटर्न यही चलना चाहिए था, डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है कि कस्टमर्स पहले ब्रांच को देते और फिर ब्रांच हेड ऑफिस को देता। अब क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को भी दे सकते हैं, गुड्स रिटर्न करना चाहें तो या पैसे देना चाहें तो, लेकिन क्योंकि जब गुड्स लिए थे तो ब्रांच की इन्वॉल्वमेंट थी और ब्रांच डेटर है हेड ऑफिस का, तो अगर इस तरह की कोई एंट्री है जहां पर जो डेटर्स हैं उन्होंने पेमेंट करी है डायरेक्टली हेड ऑफिस को, वो भी आपकी यहाँ पर हम दिखाएंगे, क्योंकि हमें रिवर्स एंट्री करके, हमें ये एंट्री करके दिखानी पड़ेगी ना कि ब्रांच के थ्रू वो पैसा गया है, गया वो डायरेक्टली है, लेकिन ब्रांच क्योंकि डेटर था, ब्रांच के अकाउंट्स में से उसको कम करके दिखाने के लिए what we are doing is by bank account with all the remittances done by branch to head office or by the debtors, sorry, directly to head office। तो यहाँ पर 3 तरीके से एंट्रीज आ सकती हैं, एक कैश सेल्स की, एक कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की और एक कैश पेड डायरेक्टली पेड बाय द डेटर्स डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस। तो ये 3 तरीके से इसमें एंट्रीज आपकी जो भी होंगी आप यहाँ पे दिखाओगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ इसके बाद में समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ब्रांच को हेड ऑफिस ने गुड्स दिए, अब वो गुड्स डिफेक्टिव थे तो ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो वो आ जाएगी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। लेकिन उसके लिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट अलग नहीं बनेगा। जब भी एंट्री होती है गुड्स से रिलेटेड, गुड्स हेड ऑफिस दे रहा है, किसी ब्रांच के थ्रू दे रहा है, ब्रांच वापस दे रही है, तो अकाउंट हमारा एक ही बन रहा है, गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, उसी में ही एंट्रीज है। अब यहाँ पे अगर गुड्स ब्रांच वापस कर रही है हेड ऑफिस को किसी भी रीजन से, आपके पास 2 तरीके हैं। एक, आप या तो उसको क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एज इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। और इसको आप क्या कर सकते हो, जो डेबिट साइड पे हमने एंट्री की थी गुड्स सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, जिसमें हमने गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच दिखाया था, हम उसमें से डिडक्ट करके दिखा सकते हैं। तो ईदर वे आप कर सकते हो इसमें। अभी जो फॉर्मेट है उसमें क्रेडिट साइड पे दिखाया हुआ है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप जैसे चाहो वैसे कर लेना। इसके अलावा इसी में ही गुड्स सेंड्स टू ब्रांच की जो रिवर्स एंट्री हो रही है क्रेडिट साइड पे, यानी जो एंट्री हो रही है रिटर्न की, तो उसमें एक ऑप्शन हो सकती है जब ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स वापस दे रही है, एक हो सकती है जब ब्रांच ने ब्रांच से रिसीव किए थे और वो ब्रांच को वो दूसरी ब्रांच को गुड्स वापस भेज रही है कि डैमेज्ड है, डिस्ट्रॉयड है या डिफेक्टिव है, आप वापस ले लीजिए। तो रिटर्न की एंट्री जो भी होगी वो आप या तो डेबिट साइड में से माइनस करोगे या आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे। तीसरी एंट्री हो सकती है व्हेन द गुड्स आर रिटर्न बाय द डायरेक्टर्स डायरेक्टली टू हेड ऑफिस। जैसे मैंने कैश के लिए बताया था, ऐसे ही यहाँ पे गुड्स अगर वो रिटर्न कर रहे हैं, अगर पेमेंट है तो बैंक अकाउंट से होगी, और अगर गुड्स रिटर्न कर रहा है डेटर हेड ऑफिस को डायरेक्टली, तो
आफ्टर आपने पूछा है हेड ऑफिस ब्रांच के लिए क्रेडिटर्स होंगे, नो डाउट ब्रांच के लिए क्रेडिटर्स होंगे। तो जब हम ब्रांच में जब हम डिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं तो डिपेंडेंट ब्रांच के केस में ब्रांच अकाउंट्स बनाता ही नहीं है। आप 1 सेकंड का ब्रेक दो प्लीज मुझे, मैं कंटिन्यू करती हूँ। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। आफ्टर एक तो आपका क्वेश्चन था कि हेड ऑफिस के लिए, हेड ऑफिस ब्रांच के लिए क्रेडिटर्स होंगे। टेक्निकली इफ आई से यस, ब्रांच के लिए डेटर्स, जो हमारे ब्रांच के लिए हेड ऑफिस की अगर हम बात करेंगे तो वो लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स हैं। लेकिन ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच के केसेस में कभी भी अकाउंट्स बनाती ही नहीं है। वो हमेशा अकाउंट सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट्स बनते हैं, तो हम वो बनाएंगे ही नहीं क्योंकि वो बनते नहीं है। दूसरा भी एक क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है, जो कैश फ्रॉम डेटर्स डायरेक्टली डेटर से आ रहा है या ब्रांच से आ रहा है। यहाँ पर आप लोग प्लीज कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा कि एंट्रीज कौन सी हैं। जो कैश फ्रॉम डेटर्स की मैं बात कर रही हूँ, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स की, उसमें 2 तरीके से हो सकता है। एक, डेटर्स ब्रांच को पैसे दे रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझ लीजिए, 3 लोग हैं, आप हेड ऑफिस हो, मैं ब्रांच हूँ, आपने मुझे गुड्स दिए ताकि मैं आपके बिहाफ पे उन्हें मार्केट में बेचूं। अब मैंने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को उन गुड्स बेचे, क्रेडिट सेल्स किया। आप अपनी बुक्स में मुझे डेटर ट्रीट कर रहे हो। डेटर का कॉन्सेप्ट है जब सेल्स का कॉन्सेप्ट आता है। आपने मुझे सेल्स नहीं किए हैं, फिर भी आप सिर्फ बुक्स में अकाउंट्स मेंटेन करके रखने के लिए, बुक्स मेंटेन करके रखने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उस वजह से आपने मुझे डेटा ट्रीट किया हुआ है। सेल्स नहीं किए हैं लेकिन डेटा ट्रीट करके एंट्रीज की हुई है। जब मैंने गुड्स एक्चुअली में बेचे हैं तो मैंने अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचे हैं उधार पर। जब मैं उधार पर गुड्स एक्चुअल में बेच रही हूँ, उस टाइम पे जो कंज्यूमर है, अल्टीमेट कंज्यूमर है, वो मेरा डेटर है। जब वो मेरा डेटर है तो बाय डिफॉल्ट वो इनडायरेक्टली कंपनी का यानी हेड ऑफिस का डेटर है। उससे पैसे लेना मेरी जिम्मेदारी है। अब यहाँ ऑप्शन क्या था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये चल रहा था कि जब मैंने उसको सेल्स किए क्रेडिट, तो वो मुझे पैसा देगा और फिर वो पैसा मैं हेड ऑफिस को दूंगी। यहाँ पर कस्टमर को खुश रखने के लिए, कस्टमर को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने के लिए हमने ऑप्शन दे रखी है कि कस्टमर पैसा चाहे तो मुझे दे दे, या वो चाहे तो पैसा मुझे देने की बजाय डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दे। जाना वो मेरे थ्रू था,
लेकिन वो दे उन्होंने डायरेक्टली दिया, उनको सहूलियत दे दी मैंने, उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, बस इतना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्योंकि वो जाना पैसा, लॉजिकली पैसा मेरे चैनल के थ्रू था, मेरे थ्रू था, गया वो डायरेक्टली, तो मेरी बुक्स में तो वो खड़ा रह जाएगा पेमेंट कि मुझे देना है, मुझे कस्टमर से लेकर देना है, तो देना तो मुझे था हेड ऑफिस को, लेना मुझे कस्टमर से था। अब किया क्या, कस्टमर ने डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिया, मुझे बीच में से हटा दिया अपने आराम के लिए, क्योंकि वो मेरी भी लायबिलिटी थी हेड ऑफिस के लिए, मेरी एक्चुअली लायबिलिटी थी हेड ऑफिस को, कस्टमर की लायबिलिटी थी मुझे। तो मैंने, मेरे जो बुक्स हैं, ब्रांच के जो बुक्स हैं, उसमें वो एंट्री भी आएगी। तो जब भी गुड सेंड्स टू ब्रांच की आएगी या बैंक की आएगी, कैश में हमने कौन सी दिखाई, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बाय मी। अब कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स में दो कैटेगरी है, कैश या तो मैंने कलेक्ट किया है और फिर हेड ऑफिस को दिया है, या मेरी तरफ से जो सेल्स हुई थी उसमें वो मुझे ना देके उन्होंने डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दिया जो मेरे थ्रू होनी थी। तो वो दोनों ही तरीके की एंट्रीज, कैश कलेक्टेड बाय मी फ्रॉम डेटर्स और कैश डायरेक्टली पेड टू हेड ऑफिस बाय डेटर्स, दोनों ही एंट्रीज यहाँ पर आई। उसके अलावा तीसरी एंट्री आई जब कैश सेल्स थी, क्योंकि वो पैसे की देनदारी मेरी थी, डायरेक्टली उन्होंने दे दी, तो भी मुझे अकाउंट्स में से तो हटानी पड़ेगी ना। अभी आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया। मान लीजिए 3 लोग हैं, मिस्टर ए, बी और सी। बी को, ए को पैसे देने थे 10,000 रुपए, ठीक है। तो मैंने अपनी बुक्स में, बी ने अगर बुक्स बना रहा है बी अपना, तो बी अपनी बुक्स में लायबिलिटी दिखा रहा है ए की तरफ 10,000 रुपए, उसको सी से 10,000 रुपए लेने थे। सी ने क्या किया, बी ने ऑप्शन दी सी को, एक काम कर भाई, तू मुझे पैसे मत दे, तू डायरेक्टली ए को दे दे, हमारे तीनों के अकाउंट सेटल हो जाएंगे। जो तुमने मुझे 10,000 रुपए देने हैं वो मुझे दोगे, फिर मैं ए को दूंगी, तुम सीधा ए को दे दो, अकाउंट सेटल। अब अकाउंट सेटल करने का मतलब है कि मुझे अपने अकाउंट्स में से तो माइनस करना पड़ेगा। सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लागू किया हुआ है। आई होप अभी क्लियर है। लास्ट में जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स के हमने अकाउंट्स क्लोजिंग बैलेंसेस दिखाए, और बाद में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल गिव यू द प्रॉफिट और लॉस फिगर। ये थोड़ा सा बेस समझाया है, मेन आइटम समझाइए, बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन या पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आएंगे कहीं पर भी, क्योंकि पेटी कैश हम दिखा रहे हैं जो कि हमारा एसेट होता है। तो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दिखा रहे हैं। फर्नीचर, अगर कोई भी फिक्स्ड एसेट है, जैसे यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फर्नीचर का, कोई भी फिक्स्ड एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन लगता है, तो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन इन द एसेट अकाउंट। हमने एसेट के बैलेंस में तो दिखाना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह जैसे हम दिखाते हैं पीएलएन में डेबिट साइड पे, यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट की तरह ट्रीट करके डेबिट नहीं करना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये, जब थियोरेटिकली हम पढ़ते हैं कि इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि जो हमारा डेप्रिसिएशन है इट शुड बी ट्रांसफर्ड ऑन द डेबिट साइड, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस एसेट्स के आ रहे हैं, तो वी डोंट चार्ज डेप्रिसिएशन सेपरेटली ऑन द डेबिट साइड, हम सिर्फ एसेट्स में उसके एडजस्टमेंट्स दिखाते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके अलावा में जो आपके अकाउंट्स बनते हैं इसमें, वो हमारे एक अकाउंट वर्क एज वर्किंग नोट, यू कैन से मेन अकाउंट हमारा ब्रांच अकाउंट बनेगा। उसके अलावा में जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो हमारे वर्किंग नोट्स के तौर पे बनते हैं, जैसे मेन 2 अकाउंट्स होते हैं, जिसका एक अकाउंट है मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब इसमें आपको मैं डिटेल थेरेटिकली नहीं समझा रही हूँ, फॉर्मेट के हिसाब से। आई जस्ट कम टू
द क्वेश्चन नाउ डायरेक्टली, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है कि मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है तो बहुत टेक्निकल कुछ चीजें हैं इसमें, एज द नेम इज। तो आपने सिर्फ टर्म्स यूज की हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, लेकिन जैसे हम फाइनल अकाउंट्स में डेटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बनाते रहे हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ नाम में हमने कर दिया है मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, और इसी तरह एक अकाउंट बनता है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस आएगा एंट्रीज का, वो अभी क्वेश्चन जब कराऊंगी तो उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन में ही करा दूंगी। क्वेश्चन okay, now this is the question on the screen, and I have also shared this sheet with you all. ओके, आफ्टर आपने पूछा है कि हमें कैसे पता होगा कि हमारे डेटर ने हेड ऑफिस को पेमेंट कर दी है। देखो, जब भी कस्टमर पेमेंट करेगा तो वो आपको भी इंफॉर्मेशन आएगी और हेड ऑफिस को भी इंफॉर्मेशन होगी। डेटर ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि आपको पेमेंट करेगा हेड ऑफिस को डायरेक्टली और आपको नहीं बताएगा। आप भी तो अप्रोच करोगे ना हेड ऑफिस डेटर को, और उसको अगर उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, आपने सिस्टम बता भी दिया है, तो वो हेड ऑफिस की जिम्मेदारी होगी आपको बताने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, या तो आपको डेटर बता देगा सॉरी, या तो आपको हेड ऑफिस से इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हमें इतना पैसा आपके डेटर्स ने डायरेक्टली पे कर दिया है, और आपको सिमिलरली वो पूरा प्रोसेस होता है और उसमें आपको डेटर से भी पता चल जाएगा कि ये पेमेंट उन्होंने डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे दी है। ओके, एज फार एज अनुष्का योर क्वेश्चन इज कंसर्न्ड, टू और बाय में मैंने सिर्फ ये बोला था कि जब आप पहले अकाउंट्स बनाते रहे थे उस टाइम पर फॉर इंटरप्शन प्लीज बेयर कर लेना। टू और बाय के कॉन्सेप्ट में आई वाज जस्ट सेइंग कि पहले अकाउंट्स जब हम बनाते थे उसमें डेबिट साइड में टू और क्रेडिट साइड में बाय लिखा जाता था, अब वो लिखा नहीं जाता है। आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा। मैं जब पढ़ा रही हूँ तो मैं भी पढ़ाने में जब एंट्रीज बोल रही हूँ तो डेबिट क्रेडिट के साथ में टू और बाय बोल सकती हूँ, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर रहे कि एंट्री डेबिट में करनी है या क्रेडिट में करनी है, सिर्फ बोलने के लिए। बट व्हेन यू प्रिपेयर द अकाउंट्स डोंट राइट टू एंड बाय, दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। ये वाली जो पीडीएफ है, ये वाली मैंने पीडीएफ आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर की हुई है। अब शायद आई होप कि स्टूडेंट्स ने वहाँ से कॉपी करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी होगी, अगर नहीं है तो आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सिंपल क्वेश्चन। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दो क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे अकाउंट्स कॉस्ट प्राइस पर बनेंगे, जब गुड्स हेड ऑफिस कॉस्ट प्राइस पर दे रहा है। तो इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं डेटा सिस्टम में, कि गुड्स या तो कॉस्ट प्राइस पे दिए जा रहे हैं हेड ऑफिस से ब्रांच को, या इनवॉइस प्राइस पे। तो दिस क्वेश्चन इज व्हेन द गुड्स आर supplied by the head office to the branch at cost price. Now the question says that the Jaipur Trading Company invoiced the goods. अब यहाँ पे invoiced goods का मतलब है कि गुड्स को सप्लाई किया गया है, उसका बिल जब भी आप भेजेंगे तो बिल जनरेट होगा, तो वो इनवॉइस का मतलब है। तो डोंट गेट इट यू नो लाइक कि उनको इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया। दे हैव बीन इनवॉइस्ड एट कॉस्ट टू द ब्रांच एट अहमदाबाद। Head office is paying all the branches except the petty expenses which are being borne by the branch. All the cash collected by the branch was banked on the same day to the credit of head office, and you have a different transactions summary given in the question. इसमें
ओपनिंग बैलेंसेस आपको एसेट्स के दिए हुए हैं, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और बाकी सारी एंट्रीज आपको दी हुई हैं। और दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। I hope every one of you is having this question, or else you just take the screenshot of this, because now I'll share the another screen of Excel with you, where we are going to solve this question. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। Okay, by the time the lecture is going on, in case any one of you can share the Google Classroom link or WhatsApp group link, so that the students who are not there, they can join it. Otherwise, just give me time after completing the questions, लास्ट के 2-4 मिनट में लेके उसमें आपको शेयर कर दूंगी लिंक। Okay, I have shared the Excel sheet with you all. I hope it's clearly visible. This is the solution of the question we are going to discuss. Now the question says, the question is giving you the opening balances of the different kind of assets. खुशी नो किस चीज के लिए लिखा हुआ है बेटा? आई डोंट नो कि आपने गूगल क्लासरूम पे भेजा था। अभी क्लास आप पढ़ लो फिलहाल। मैं अभी आपको, या तो आप 1 मिनट दो, मैं अभी शेयर कर देती हूँ। रुको 1 सेकेंड। गूगल क्लासरूम का मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग उसमें चेक कर लीजिए, मैंने पीडीएफ को डाल दिए है गूगल पे।
क्लासरूम पे। और आप लोगों के साथ मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक भी शेयर कर दिया है, जो स्टूडेंट्स उसके साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर्ष, एज फार एज योर एग्जाम्स आर कंसर्न, अभी तक जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मार्च एंड में आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। I hope this screen is visible. Now the question was giving you the opening balance of the stock. सबसे पहले अब यहाँ पे 2 अकाउंट्स मैंने बना रखे हैं in the books of head office. क्यों कर गया? सेकेंड रुको क्योंकि एक्सेल की शीट हैंग कर गई है। ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस दिया हुआ है आप लोगों को 7,000 rupees. It will be on the debit side of the branch account. तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री आएगी that will be on the debit side of the branch account. I hope now it's clearly visible. Okay, now we have prepared 2 accounts. अभी इस क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन पता है बट अदरवाइज मेन जो अकाउंट बनेगा in the books of head office branch account बनेगा, and every time you are preparing the accounts you just write on the top कि whether it is prepared at cost price or it is at invoice price. तो in the books of head office branch A account और A branch account, क्योंकि अहमदाबाद का तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, you just type the whole अहमदाबाद account and the bracket में आप लिख देना at cost price. उसके बाद the format will be debit credit side date particulars amount. सबसे पहले you have to type the opening balances of all the assets on the debit side and opening balances of liabilities on the credit side. पहली एंट्री आपको जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 7,000 रुपए का, वो हमने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक 7,000 रुपीज का। फिर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 12,600, दैट इज वी हैव रिटर्न। पेटी कैश 200 रुपीज, वो हम लोगों ने ट्रांसफर किया है पेटी कैश का 200 रुपीज का। ये हमारे सारे ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे एसेट्स के जो हमने ट्रांसफर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज गिविंग यू द इंफॉर्मेशन ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच 26,000 रुपीज। तो 26,000 के गुड्स ब्रांच को हेड ऑफिस ने दिए हैं, उसके लिए हम एंट्री करेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, द कॉस्ट प्राइस 26,000 रुपीज। तो डेबिट साइड पे एंट्री आ गई गुड्स सेंट टू ब्रांच, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है GSTB, आप पूरा लिख दीजिएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 26,000 रुपीज। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच 1,000 रुपीज। ब्रांच ने 1,000 रुपए के गुड्स वापस किए हैं हेड ऑफिस को। अब मैंने जब आपको समझाया था तो उसमें समझाया था आप इसको 2 तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं। एक, मैं ये एंट्री क्रेडिट साइड पे कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है गुड्स क्रेडिट साइड पे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रैकेट में आपके लिए जरूरी है लिखना रिटर्न्स, अदरवाइज क्योंकि एंट्रीज मल्टीपल हो सकती हैं तो दिस इज माय सजेशन कि आप वहाँ पे लिख दीजिए कि ये रिटर्न्स हैं, आपको पता रहेगा कि किस चीज़ की एंट्री है। तो ये एंट्री आप 2 तरीके में से किसी एक तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इन द ब्रैकेट रिटर्न्स 1,000 रुपए, या फिर आप इसको ये वाली जो एंट्री थी
डेबिट साइड पे गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट, इसमें से डिडक्ट करके दिखा सकते थे। इसको आप कैसे कर सकते थे, मैं आपको अलग से करके दिखा रही हूँ। यहाँ आपने एंट्री की गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट, ये डेबिट साइड पे जो एंट्री थी, इसमें से आप लिख सकते थे लेस गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न्स, और अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे -1000, तो नेट अमाउंट आ जाएगा 25,000 डेबिट साइड पे। तो आप इन दोनों में से कोई एक तरीके से एंट्री कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। इसके बाद इंफॉर्मेशन है कैश सेल्स की 17,500। कैश सेल्स के केस में हमें क्या करना था, जैसे ही सेल्स हुई, मेरे पास पैसा आ गया कैश सेल्स में, तो मैंने वो पैसा रेमिट किया हेड ऑफिस को। तो जब भी पैसा आएगा कहीं से भी, तो मुझे रेमिट करना है, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जो हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द ब्रांच अकाउंट राइट नाउ। तो ब्रांच अकाउंट में इट विल बी बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। तो हमने एक ये वाली एंट्री कर ली 17,500 की। इसके बाद क्रेडिट सेल्स थी 28,400 की। क्रेडिट सेल्स के केस में 28,400 की जो क्रेडिट सेल्स हुई हैं, क्रेडिट सेल्स की जो एंट्री आएगी वो ब्रांच अकाउंट में कहीं नहीं आती है। यहाँ पर सिर्फ वो अमाउंट आएगा जो गुड्स रिटर्न किए हैं कस्टमर ने, या सॉरी जो डायरेक्टली कस्टमर ने रिटर्न्स कर रहे हैं गुड्स, या जो कस्टमर ने पैसे डायरेक्टली हेड ऑफिस को दिए। तो इन केस यू हैव क्रेडिट सेल्स ऑफ 28,400 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये एंट्री ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। अगर हम ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट या मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, तो ये एंट्री वहां जाएगी। तो इस ब्रांच अकाउंट में ये एंट्री यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आएगी, क्रेडिट सेल्स की एंट्री। अलाउंस टू कस्टमर्स है, मैंने कस्टमर्स को 200 रुपए का डिस्काउंट दिया या अलाउंस दिया। मेक श्योर कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगी। जब ब्रांच और एक्चुअल कस्टमर अल्टीमेट कंज्यूमर्स कनेक्टेड है, जहां पर हेड ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है, वो वाली एंट्रीज यहाँ पर नहीं आएंगी। जैसे मैंने क्रेडिट सेल्स की, वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी। जो मेरे क्रेडिट सेल्स में या सेल्स के टाइम पे जो मेरे कस्टमर्स थे, उनको मैंने किसी तरीके का डिस्काउंट दे दिया, उनको किसी तरीके का मैंने अलाउंस प्रोवाइड कर दिया, उसमें कोई बैड डेट्स हो गए, तो वो वाला कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं आता है ब्रांच अकाउंट में। वो सारी एंट्रीज का इम्पैक्ट अगर आएगा तो वो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही आता है, बस यहाँ नहीं आएगा कुछ भी। तो इन केस यू हैव अलाउंस टू कस्टमर्स, यू हैव डिस्काउंट टू कस्टमर्स, यू हैव प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स, वो सब एंट्रीज मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएंगी, बस यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ अलाउंस टू कस्टमर्स का 200 रुपीज, ये हमारे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे। डिस्काउंट टू कस्टमर्स 1400 रुपए, ये भी वहीं जाएगा। मैं आपको हाथ का डेटर्स अकाउंट और बता देती हूँ, ये दो एंट्रीज क्योंकि यहाँ आ गई हैं। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट जब हमने बनाना शुरू किया, क्या जब हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच डेटर्स मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट मतलब डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, नाम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है, तो डेटर्स अकाउंट जैसे बनता रहा है वही आपको सेम बनाना है। ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ था 12,600, वो मैंने यहाँ ट्रांसफर किया। फिर एक एंट्री अभी पीछे गई थी हमारी, जहाँ पर क्रेडिट सेल्स की थी हमने 28,400 की। तो जो डेटर्स थे मेरे, जो ब्रांच के जो डेटर्स थे अल्टीमेट कंज्यूमर्स को, जो मैंने क्रेडिट सेल्स किया 28,400 की, तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे
तो एंट्री विल बी ऑन द डेबिट साइड 28,400। अब यहाँ पे जो डेटर्स को, या डेटर्स कौन है, अल्टीमेट कंज्यूमर्स जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की है, उनको मैं किसी भी तरीके का अलाउंस दे रही हूँ। जो हमने दिया है यहाँ पे 200 का, वो क्रेडिट साइड पे आया। डिस्काउंट टू कस्टमर्स 1400, वो यहाँ पर आ गया। फिर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेड डेट्स की 600 रुपये, वो अमाउंट आपका क्रेडिट साइड पे बेड डेट्स का आ गया क्योंकि आपके उतने पैसे डूब गए। Next entry in the question is salary and wages 6,200। 6,200 की मैंने सैलरी और वेजेस पे की हैं, तो वो अमाउंट मेरा ब्रांच अकाउंट में आएगा डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट सैलरी एंड वेजेस। बैंक अकाउंट में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस किस चीज़ के लिए मुझे कितने पैसे मिले हैं। तो आई हैव रिसीव्ड 6,200 फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में एंट्री करके सैलरी एंड वेजेस 6,200 इस तरह से आप एंट्री करोगे। नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स 1200 रुपये के लिए हमें मिले हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए उसमें 800 रुपये का खर्चा था, उसके अगेंस्ट में मुझे पैसा मिला है। लास्ट में वी हैव द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ स्टॉक 6,500। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंसेस एसेट्स के लास्ट में जो दिए हुए हैं, दिस विल बी ट्रांसफर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे मैंने एंट्री करके दिखाई बाय बैलेंस कैरिड डाउन विद ऑल द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द स्टॉक्स और ऑल द एसेट्स वी हैव। उसमें एक एंट्री मेरी आई स्टॉक से रिलेटेड, स्टॉक का अमाउंट था 6,500 का, डेटर्स का अमाउंट था 9,800 का, पेटी कैश दिया हुआ था 100 रुपीज का। दिस इज हाउ ऑल द एंट्रीज फ्रॉम द क्वेश्चन हैव बीन ट्रांसफर्ड। अब जो एक एंट्री हमारी रहेगी, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स थे 500 रुपये के, कस्टमर्स ने गुड्स वापस कर दिए, तो ब्रांच के जो डेटर्स थे उनसे मुझे 500 रुपये के गुड्स और वापस उन्होंने गुड्स रिटर्न वापस कर दिए। तो जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगा सेल्स रिटर्न 500 रुपीज। ये आपकी सारी जितनी भी एंट्रीज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो हम लोगों ने ट्रांसफ़र की। अब जो हमारा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट था वहाँ पे हम क्लोजिंग बैलेंस और ट्रांसफ़र करेंगे, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 9,800 का। तो ये दोनों एंट्रीज अब जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये सारी एंट्रीज हमें क्वेश्चन में दी हुई थी डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड। अब आप टोटल करके देख लीजिए, इन केस टोटल मैच कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मैच नहीं कर रहा है, क्रेडिट साइड पे अगर बैलेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर का, इसका मतलब डेटर्स उतने कम हुए होंगे। डेटर्स कम हुए होंगे मतलब उतना पैसा उन्होंने मुझे इस साल या इस अकाउंट पीरियड में, जिस टाइम पीरियड का मैं अकाउंट्स बना रही हूँ उस टाइम पीरियड में मुझे डेटर्स ने इतना पैसा दिया होगा। तो दिस विल बी द बैलेंस of 28,500 will be the balancing figure which is showing the bank balance or the cash which has been collected from the debtors। ये आपकी एक मिसिंग फिगर थी जो आपको पता चल गई। अब या तो इसमें बैलेंस कैरी डाउन आएगा अगर नहीं दिया होगा, यहाँ बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ था तो हमारे पास कैश रेमिटेड और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स आ गया। अगर डेबिट साइड पे बैलेंस होगा तो उसका मतलब हमने एक्स्ट्रा सेल्स क्रेडिट की होंगी जो मिसिंग फिगर थी। तो आपकी कोई भी अगर मिसिंग फिगर है तो आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे अकाउंट्स बना के। नाउ दिस अमाउंट 28,500 which has been collected from debtors, वो हम कहाँ रेमिट करेंगे, हेड ऑफिस को। तो ये हमारा ब्रांच अकाउंट में एंट्री कहाँ आएगी, बाय बैंक अकाउंट कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 28,500। अब हमारी सारी ट्रांजैक्शंस हम दिखा चुके हैं ब्रांच अकाउंट में। यू विल क्लोज द ब्रांच अकाउंट
and calculate the profit and loss which is to be transferred in the general profit and loss account. तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ जाएगी 9400. आई होप कि सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है. अगर कहीं डाउट है तो पूछ लो. खुशी आपका क्वेश्चन है व्हाई इज सेल्स शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम. खुशी जो आपका क्वेश्चन है डेबिट साइड पे सेल्स क्यों शो की है. आप मेमोरेंडम वर्ड को फिलहाल भूल जाओ. आप सिर्फ ये सोचो कि ब्रांच सेल्स कर रहा है. ये बेसिकली अकाउंट है. मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट ये क्या है. ये बुक्स में वर्किंग नोट्स के तौर पे बन रहा है इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस. किस लिए. यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व है इस अकाउंट से रिलेटेड. एक ब्रांच जो सेलर है और दूसरा बायर अल्टीमेट कंज्यूमर जो क्रेडिट सेल्स पे परचेजेस कर रहा है. जब ब्रांच गुड्स को बेचेगी उधार पर तो वो जो डेटर्स बनेंगे. डेटर्स कौन है. अल्टीमेट कंज्यूमर्स. दे आर द एक्चुअल डेटर्स ऑफ द ब्रांच टू whom the branch is selling goods on credit basis. तो जैसे ही मैं क्रेडिट सेल्स करूंगी, मैं ब्रांच हूँ, मैं क्रेडिट सेल्स कर रही हूँ तो वो मेरे डेटर्स बने. ये वो अकाउंट है जब ब्रांच कस्टमर्स को प्रोडक्ट एक्चुअली बेच रही है उधार पर. तो जब मैं क्रेडिट सेल्स करूंगी तो वो अमाउंट कहाँ जाता है डेटर्स में. डेटर्स इंक्रीज कर जाते हैं ना विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स. वही ये एंट्री है. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है तो कौन सा अकाउंट है ये. दिस अकाउंट इज एक्चुअली द अकाउंट ऑफ इन द बुक्स ऑफ ब्रांच. एक तरीके से आप कह सकते हो कि ब्रांच अगर अकाउंट बनाता कि मैं क्रेडिट सेल्स कर रहा हूँ तो मेरे डेटर्स जो हैं वो कौन है. अल्टीमेट कंज्यूमर्स. मैंने उनको कितना उधार पर सामान बेचा है, कितना पैसा मुझे उनसे मिला है. यहाँ ब्रांच डेटर वाला अकाउंट ये नहीं बन रहा है. वो तो ब्रांच अकाउंट बना चुकी थी मैं. ब्रांच के लिए जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स थे क्रेडिट सेल्स वाले वो भी तो डेटर बने. तो इसलिए जो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है. ब्रांच डेटर्स अकाउंट का क्या मतलब है कि जो ब्रांच के डेटर्स हैं. ब्रांच के डेटर्स क्रेडिट सेल्स वाले. तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स की एंट्री डेबिट साइड पे आई है. क्यों. क्योंकि जैसे ही मैंने उधार पर और बेचा तो मेरे डेटर्स तो बढ़ जाएंगे ना. अभी आई होप कि क्लियर है आप लोगों को. ओके. एक स्टूडेंट ने पूछा है कि मेमोरेंडम अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या हुआ क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो हमें दी हुई थी ब्रांच अकाउंट के लिए बना सकते थे. ओके. जो जिसका भी क्वेश्चन है सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी थी लेकिन एक मिसिंग फिगर हमारे पास नहीं थी जो हमने ब्रांच अकाउंट से कैलकुलेट की है. ब्रांच डेटर्स अकाउंट से कैलकुलेट की है. वो कौन सी अमाउंट की वो फिगर थी. वो ये वाली फिगर थी जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर. मैंने लिखा भी हुआ है. ये हमें क्या मिला है मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट से कि इस साल जिस साल का भी जिस टाइम पीरियड का भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस टाइम पीरियड में ब्रांच के डेटर्स से मुझे कितना पैसा मिला. मैं ब्रांच हूँ. मेरे जो डेटर्स थे अल्टीमेट कंज्यूमर्स थे जिनको मैंने उधार पर बेचा हुआ था उनमें से मुझे कितना पैसा मिला है. क्योंकि वो पैसा जैसे ही मेरे पास आया वो मुझे कहाँ देना है. हेड ऑफिस को. तो ये अमाउंट मैंने ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट से कैलकुलेट किया which was the missing figure. और वो मैंने कहाँ दिखाई. मैंने ये रेमिट किया हेड ऑफिस को. तो मैंने ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाई हुई है. दिस इज द एंट्री which has been received which has been taken from the memorandum branch debtors account. अभी आई होप कि आप लोगों को क्लियर है ये. उसके बाद अमाउंट तो बैलेंसिंग फिगर थी. टोटल आप करके देखोगे दोनों साइड का तो मिसिंग फिगर अमाउंट से आ जाएगी आपकी.
चांदनी का क्वेश्चन है, मेमोरेंडम अकाउंट में डेबिट साइड में बैंक बैलेंस फिगर आता तो वो ब्रांच अकाउंट के किस साइड में जाता? माय गॉड। अभी चांदनी आपका क्वेश्चन है कि अगर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में डेबिट साइड का बैलेंस होता तो क्या करते? पहली चीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अगर मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मैं आपको वापस से एक चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप नाम पे मत जाओ कि नाम बहुत टेक्निकल या बहुत बड़ा लग रहा है तो कोई बहुत तोप है कि मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट है तो पता नहीं कौन सा अकाउंट है। लिखा गया है नाम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये बेसिकली ब्रांच के जो डेटर्स हैं उनका अकाउंट हेड ऑफिस बनाता है। ठीक है, यहाँ पे पार्टीज दो कौन सी इन्वॉल्व थी, एक ब्रांच और एक ब्रांच के कस्टमर्स जिनको उधार पर सामान बेचा गया, इसका मतलब ब्रांच के डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट बनाया है, नाम इतना लंबा चौड़ा दे दिया है क्योंकि वो ब्रांच के डेटर्स थे और अकाउंट्स बना रही ही है हेड ऑफिस, सिर्फ इसलिए नाम में फर्क है। आप इस टाइम पर सिर्फ ये अज्यूम कर लो कि आप ब्रांच हो और अल्टीमेट कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट उधार पर बेचोगे। तो मैं डेटर्स अकाउंट जो बना रही हूँ वो कैसे बनता है, आप लोगों को सबको डेटर्स अकाउंट बनाना आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये कौन सा अकाउंट है, इट्स अ सिंपल डेटर्स अकाउंट ओनली। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स नाम की वजह से दिमाग में टेंशन क्रिएट कर लेते हैं कि पता नहीं क्या चीज़ है ये। इट्स अ सिंपल डेटर्स अकाउंट जो आप लोगों को आता है अच्छे से, सिर्फ नाम दिखा रखा बिकॉज दिस इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस वेयर वी आर टॉकिंग ऑफ द ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अब अगर आपका जो क्वेश्चन था, नॉर्मली जो आप लोगों ने डेटर्स अकाउंट बनाया है उसमें आप लोगों ने मिसिंग फिगर जो कैलकुलेट किया, बैलेंसिंग फिगर, वो आप लोगों ने ये की है, बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पर क्या है, जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो ब्रांच में बैलेंस कैरी डाउन हो सकता है मिसिंग फिगर हो जो बैलेंसिंग फिगर आए, हो सकता है कोई और फिगर हो जो मिसिंग हो तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी। जैसे हमारे इस सोल्यूशन में आ रही है क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है। अब मान लीजिए, अब इसको कॉन्सेप्ट समझाऊं, 12,600 का ओपनिंग बैलेंस था, इसका मतलब जो मेरे डेटर्स थे उनसे मुझे 12,600 रुपए और मतलब लेने थे शुरू में। उसके बाद मैंने 28,400 की क्रेडिट सेल्स और कर दी, तो टोटल मुझे जो डेटर्स से पैसा लेना है वो कितना लेना है, 41,000 रुपीज। उसमें 200 रुपये का मैंने उनको अलाउंस दे दिया तो वो क्रेडिट साइड पे आ गया अमाउंट। 1,400 रुपये का मैंने उनको डिस्काउंट भी दे दिया, फिर मैंने उनको 600 रुपये के मेरे बेड डेट्स हो गए, 600 रुपये मेरा पैसा डूब गया, उन्होंने कह दिया हम देंगे ही नहीं, तो वो बेड डेट्स में कन्वर्ट हो गए। 500 रुपये का स्टॉक मुझे उन्होंने वापस कर दिया, तो ये सारी एंट्रीज मेरी क्रेडिट साइड पे आ गई। फिर लास्ट में जो मेरा बैलेंस बचा वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 9,800, टोटल शुड बी 41,000, बाकी बैलेंसिंग फिगर बची 28,500 क्रेडिट साइड पे। इसका मतलब डेटर्स कम हुए होंगे। अब डेटर्स कम कब होंगे, जब उन्होंने मुझे पैसा दे दिया होगा। मैं अपने आप से डिस्काउंट नहीं मान सकती, अपने आप से बेड डेट्स नहीं मान सकती, कोई रिटर्न्स नहीं मान सकती, इसका मतलब मुझे इतना पैसा उन्होंने डेटर्स से मिला होगा। अगर क्रेडिट साइड पे है डेटर्स कम हो रहे हैं, इसका मतलब I have received 28,500 during this particular time period. तो यहाँ पर बैंक बैलेंसिंग फिगर जो मेरी बैलेंसिंग फिगर है वो मैंने मानी है कि वो मुझे पैसा मिला है डेटर्स से। आई होप कि क्लियर है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन पूछा कि ये अमाउंट क्रेडिट की बजाय डेबिट में आता तो। अब मान लीजिए कि टोटल के हिसाब से मैं बता देती हूँ, 41,000 मेरा टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, जो एक्चुअल सोल्यूशन है उसके हिसाब से। लेट्स से क्रेडिट साइड पे सारी एंट्रीज करने के बाद मेरा अमाउंट आता 45,000 रुपीज का। इसका मतलब 4,000 रुपये डेबिट साइड पे और है, तो इसका मतलब ये जो आएगी
ये कोई मिसिंग फिगर होगी सेल्स की जो शायद मैंने नहीं दिखाई होगी, तो कोई ना कोई तो मिसिंग फिगर होगी, तो ये सेल्स की होगी, तो आप इसको सेल्स में दिखा के बैलेंसिंग फिगर कि इतनी सेल्स और की होंगी, तभी तो डेटर बड़े होंगे ना। डेटर कब बढ़ेंगे? जब मैंने उनको उधार पे सेल्स की होंगी, तो ये मिसिंग फिगर वो वाली होगी। आई होप कि अभी आप लोगों को ये सिंपल क्वेश्चन ब्रांच अकाउंटिंग का क्लियर है। ओके, आप लोगों के आफ्ताब का और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर हैं या डिस्काउंट अगर है तो उसको बेयर कौन करेगा। पहला क्वेश्चन, अगर डिस्काउंट की मैं बात करती हूँ, डिस्काउंट होता है अगर अलाउड डिस्काउंट है तो वो ब्रांच ने डेटर्स को दिया होगा, तो वो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अब इसकी अगर बेयर करने की बात कर रही हूँ, तो जितना भी एक्चुअली नुकसान है हम दिखा इसको आ रहे हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, और डेटर्स हेड ऑफिस के लिए क्या है। अगर मैं ब्रांच की ही बात करूं तो ब्रांच के लिए ब्रांच अकाउंट में कहाँ दिखा रही हूँ डेटर्स को, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में डेटर्स के ब्रांच अकाउंट में दिखा रही हूँ, ओपनिंग एसेट में और क्लोजिंग एसेट में। इसका मतलब अगर मैं डिस्काउंट दिखा भी रही थी तो बैलेंसिंग फिगर में जो दिखा रही हूँ बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का दिखा रही हूँ उसमें उतना कम हो गया। जो ये मेरे दो अमाउंट हैं, एक 12,600 और एक 9,800, ये दोनों अमाउंट डेटर्स के मैंने कहाँ दिखाए हैं ब्रांच अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का यहाँ पर और क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का यहाँ पर। इसमें 12,600 और 9,800 में डिस्काउंट की, बैड डेट्स की, रिटर्न्स की सब एंट्रीज एडजस्टेड होगी। नेट इम्पैक्ट कहाँ आया? प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो जो भी एंट्रीज इस तरह की होंगी, बेयर करने की अगर बात है तो वो सब की सब चीजें जो बेयर कर रहा है वो हेड ऑफिस बेयर करेगा, उसके प्रॉफिट एंड लॉस पे ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट आ गया। इसी तरह इफ वी से कि प्रोविजन अगर है, तो प्रोविजन अगर आपका ब्रांच बना रहा है तब तो डेट मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में आएगा और फिर उसका नेट इम्पैक्ट आपका अल्टीमेटली ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि प्रोविजन बनाता है हेड ऑफिस, तो फिर वो डायरेक्टली हेड ऑफिस के हिसाब से ब्रांच अकाउंट में आ जाएगा और डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका ब्रांच अकाउंट के थ्रू दिखेगा। अभी आई होप कि क्लियर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेट मी जस्ट शेयर दी स्क्रीन फर्स्ट। आई होप कि अभी आप लोगों के पास इसकी पीडीएफ वाली शीट है। कुछ स्टूडेंट्स शायद उस पर अभी भी नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ एक बार फिर शेयर कर देती हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स when the goods are sent to head office at cost price itself। क्वेश्चन में क्या है, दिल्ली ब्रांच के बुक्स में ब्रांच अकाउंट है वो हेड ऑफिस की बुक्स में हम बना रहे हैं ऑन 31st March 2016 एंड दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन टू यू। ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए, अलग अलग एंट्रीज दी हुई हैं। इन केस यू हैव पीडीएफ, आप उसमें से देख के क्वेश्चन कर रहे हो, वेल एंड गुड। अदरवाइज जस्ट टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट I can share the Excel sheet again with you all for the solution। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि हम इसका सोल्यूशन अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और फिर सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन की एक ओके, दिस इज द सोल्यूशन। आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ आई विल शेयर दी
स्नेहल माथुर, बेटा आपका क्वेश्चन है कि ब्रांच अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं आ रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट सेम क्यों आएंगे? डेबिट से क्रेडिट सेम तब आएंगे जब आपको कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है, अदरवाइज तो उसमें प्रॉफिट या लॉस आएगा ना। आप पीएल की तो कैलकुलेट कर रहे हो, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है, एक सेकेंड रुको, मैं एक्सेल शीट वापस शेयर करती हूँ फिर बताती हूँ उसको। प्रॉफिट इसमें आएगा, ये आया तो है, ये बैलेंसिंग फिगर है आपके लिए जो मैंने अभी सिलेक्ट की हुई है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9400, 9400 का आपको प्रॉफिट आ रहा है। बैलेंसिंग टोटल थोड़े ना ब्रांच अकाउंट का मैच करना है, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं ब्रांच का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए। आई होप कि अभी क्लियर है आपको। ओके, नाउ कमिंग टू दिस सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, स्टॉक का दिया हुआ था 80,000 रुपीज़ के लिए, 80,000 रुपीज़ पे, तो हमने डेबिट साइड पे स्टॉक अकाउंट दिखा दिया। बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक 80,000 रुपीज़। अब ये जो अमाउंट के साथ में एंट्रीज लिखे हैं, मैंने कहीं कहीं शॉर्ट में लिखा हुआ है ज़्यादातर, तो आप उसको पूरा लिख लेना। इट्स बेसिकली स्टॉक, तो आप एसटी मत लिखिएगा, मैंने टाइम बचाने के लिए लिखा हुआ है बस। जो स्टॉक है 80,000 रुपीज़ का, डेटर्स थे 28,000 रुपीज़ के, पेटी कैश था 3,000 रुपीज़ का, फर्नीचर था 24,000 रुपीज़ का, प्रीपेड इंश्योरेंस है 2,300 का। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस थे एसेट्स के जो हमने डेबिट साइड पे ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद 4,200 का आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो हम लोगों ने, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज, तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्रीज आ गई हैं। अब जो एंट्रीज क्वेश्चन से रिलेटेड थी, ये मैं ब्लू कलर से अभी हाईलाइट कर देती हूँ, शेड लाइट ग्रीन कर दिया है ताकि आपको ये पता रहे कि जो जो बुक में से क्वेश्चन में से हम करते जा रहे हैं वो हमने डिस्कशन कर लिया है जिन एंट्रीज का। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स सेंट्स टू ब्रांच एट कॉस्ट अकाउंट 6,60,000 रुपीज की। तो ये हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड पे, टू गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट 6,60,000 रुपीज। अब जो आपके लिए, अब साइमल्टेनियसली देखिए, मैं अभी कई बार आपको एक एक अकाउंट बता रही हूँ, कई बार मैं आपको साइमल्टेनियसली सारे अकाउंट्स बता देती हूँ। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो लास्ट में जितने भी एसेट्स हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, सबके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है। इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंसेस जो आएंगे ये आपको कैलकुलेट करने हैं, तो इसका मतलब इनके अकाउंट्स बनेंगे या कोई ना कोई वर्किंग नोट्स बनेंगे। तो इनके जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच प्रीपेड इंश्योरेंस अगर कोई है तो वो वाला अकाउंट। तो ये सारे आपको सिर्फ कैश अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, इनके आगे मेमोरेंडम ब्रांच और लिखना है लिखने के लिए, बाकी जो ऐसे बनते रहे थे वैसे ही आपके अकाउंट्स बनेंगे। तो एक अकाउंट आपका ये वाला बना, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, एक हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एक हम बना रहे हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप प्लीज पूरा लिख लीजिएगा। इसके अलावा जो भी जरूरत होगी वो हम अकाउंट्स बना सकते हैं। तो आप इनके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं दे विल बी ट्रांसफर्ड साइमल्टेनियसली। तो आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस बना आपको कौन कौन से आपको अकाउंट्स बनाने हैं, आप उसके हिसाब से अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं अभी हाथ के आती दोनों तीनों में कर देती हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कैश का दिया हुआ था 3,000 रुपीज, बैलेंस 80,000 रुपीज दिया हुआ था स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का दिया हुआ था 28,000 का। ये भी हमने तीनों के अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया जब हम ये तीन अकाउंट्स बनाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन में एंट्री दी हुई है गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट एट कॉस्ट 6,60,000 रुपीज की। तो ब्रांच अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे लिखा टू गुड्स सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट 6,60,000 रुपीज का, एक एंट्री ये यहाँ आ गई। अब क्योंकि ये हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स दिए होंगे तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट जो है वो भी बढ़ गया होगा,
पैसे आपके पास स्टॉक आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे स्टॉक अकाउंट बढ़ने की वजह से। तो स्टॉक अकाउंट जो बना रही हूँ मैं, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, उसमें मैंने एंट्री क्या करी, डेबिट साइड पे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 6,60,000 रुपीज, एक अमाउंट मेरा यहाँ पर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री गिवन इन द क्वेश्चन इज कैश सेल्स 6,60,000 रुपीज की, 6,60,000 की मैंने कैश सेल्स की है। तो इसका मतलब जो स्टॉक अकाउंट था ब्रांच का वो कम हुआ होगा और वो पैसे ब्रांच ने हेड ऑफिस को दिए होंगे। तो ये दो अमाउंट दो जगह जाएगा, कहाँ कहाँ, एक जो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट होगा कम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो बना रहे हैं वहां से हम क्रेडिट साइड पे स्टॉक कम करके दिखाना है, तो हमने वहां लिख दिया कैश सेल्स 6,60,000 रुपीज का। और ये जो पैसे आए, ये पैसे हेड ऑफिस को वो तुरंत वापस देगा, ब्रांच हेड ऑफिस को रेमिट करेगा। तो उसके लिए हम ब्रांच अकाउंट में एंट्री क्या करते हैं, बाय बैंक अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। तो बैंक अकाउंट में मैंने पहली एंट्री कर दी कैश सेल्स की 6,60,000 रुपीज की। आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज क्रेडिट सेल्स 3,66,000 रुपीज की, 3,66,000 की मैंने क्रेडिट सेल्स की। जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो वो वाला अमाउंट ब्रांच अकाउंट में तो कहीं नहीं आता, वहां पे तो सिर्फ वो अमाउंट आता है जो हमने रिसीव किया होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो स्टॉक है, ब्रांच का जो स्टॉक है वो तो कम हुआ होगा, वो कम हुआ होगा तो हम वहां पे एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स की। स्टॉक कम हो जाएगा तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स 3,66,000 रुपीज। इस तरह से आप एंट्री करोगे। यहाँ पे आपका आ जाएगा डेटर्स का, ये अमाउंट आ जाएगा डेटर्स अकाउंट में विद द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो डेटर्स जो ब्रांच के डेटर्स थे वो बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ जाएंगे तो डेटर्स अकाउंट में डेबिट कर दोगे विद द अमाउंट ऑफ सेल्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट 3,66,000 रुपीज से। ये आपकी डेटर्स भी बढ़ जाएंगे इन केस द क्रेडिट सेल्स इज देयर। कैश सेल्स थी तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और आपका जो स्टॉक था वो कम हो जाएगा, तो वो मैंने स्टॉक में से कम करके दिखा दिया। और जो ब्रांच का डेटर्स थे क्रेडिट सेल्स से, वो आपके ब्रांच के डेटर्स बढ़ जाएंगे, तो वो मेरा ब्रांच का डेटर्स बढ़ गए, वो मैंने वहां पे दिखा दिए। इसके अलावा इसके बाद जो एंट्री है वो आपको दी हुई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स बाय द ब्रांच 2,70,000, 2,70,000 रुपए का कैश डेटर्स ने मुझे दिया है। तो जब ब्रांच को डेटर्स से पैसा मिला तो ब्रांच के जो डेटर्स थे वो कम हो जाएंगे विद द अमाउंट ऑफ 2,70,000 रुपीज। तो एंट्री क्या आई, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, क्योंकि डेटर्स कम हो गए तो बैंक अकाउंट 2,70,000 रुपीज से। और ये पैसे जब ब्रांच के पास आए तो ब्रांच ने हेड ऑफिस को तुरंत रेमिट किए। तो ब्रांच जब हेड ऑफिस को रेमिट करेगा तो वो एंट्री कहाँ जाएगी, ब्रांच अकाउंट में भी आएगी, क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट के ऑप्शन में, जो कि हेड ऑफिस को पैसे ब्रांच ने दिए जो कि कलेक्ट किए गए थे डेटर से। तो उसके लिए हम लिखते हैं क्या है, बाय बैंक अकाउंट में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स 2,70,000 रुपीज। आई होप क्लियर है ये आपको। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री इज कैश पेड बाय डेटर्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस 44,000 रुपए। 44,000 रुपीज के डेटर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसे दिए मगर वो ब्रांच को ना देके सीधा हेड ऑफिस को दे दिए। माना तो यही जाएगा कि हेड ऑफिस को जो मिले हैं वो ब्रांच के थ्रू मिले हैं, क्योंकि ब्रांच के अकाउंट्स में स्टैंड कर रहे हैं तो ब्रांच के अकाउंट्स में हमें हटाने पड़ेंगे। तो एक तो ब्रांच के जो डेटर्स थे वो कम हो गए, चाहे उन्होंने मुझे दिए चाहे उन्होंने हेड ऑफिस को दिए, तो ब्रांच के डेटर्स तो कम करके दिखाओगे। तो आप क्या लिखोगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जब डेटर्स कम हो जाएंगे 44,000 रुपीज से बाय बैंक अकाउंट
और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डायरेक्ट पेमेंट टू हेड ऑफिस, ताकि आपको बाद में अगर कभी पढ़ोगे अकाउंट्स देखोगे तो आपको पता होगा कि ये जो पेमेंट थी वो मेरे थ्रू नहीं थी, वो डायरेक्टली हेड ऑफिस को मेरे डेटर्स ने दे दी थी। तो एंट्री आपकी बाय बैंक अकाउंट 44,000 रुपीज, डेटर्स कम कर दिए, और ये अमाउंट कहाँ गया था? हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस के पास जब पैसे रेमिट किए, चाहे डायरेक्टली थे चाहे कैसे भी थे, गए मेरे थ्रू ही एक तरीके से इनडायरेक्टली, तो बाय बैंक अकाउंट मेरी लायबिलिटी कम हो गई। तो मैंने अपनी लायबिलिटी कम करने के लिए बाय बैंक अकाउंट कैश पेड डायरेक्टली बाय डेटर्स टू हेड ऑफिस, ये एंट्री यहाँ पर आ गई। तो मेरी जो देनदारी थी, मेरी जिम्मेदारी जो थी वो खत्म हो गई, मैंने अपने अकाउंट्स में से हटा दिया उसे। नेक्स्ट इज डिस्काउंट अलाउड 2200, मैंने 2200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया डेटर्स को, तो वो ब्रांच अकाउंट में कहीं नहीं आता है, तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स को दिया है 2200 रुपये का डिस्काउंट, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में अमाउंट आ गया 2200 with the amount of discount which has been allowed. Next is cash sent to branch for expenses, ब्रांच को जो एक्सपेंसेस के लिए पैसा मिला है, ब्रांच को जब पैसा मिलता है तो हम कहाँ दिखाते हैं? बैंक अकाउंट से टू करके, टू बैंक अकाउंट विद ऑल दी एक्सपेंसेस के लिए जो हमें पैसा मिला होता है। तो हमने यहाँ क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे किया, और उसमें सारे अमाउंट आप लिखना शुरू करोगे। रेंट के लिए 24,000 रुपये मिला था, सैलरी के लिए 80,200 मिला था, पेटी कैश मिला आपको पेटी एक्सपेंसेस के लिए 8,000, और इंश्योरेंस के लिए आपने पेमेंट करी है 3,200। ये सारा का सारा आपको पैसा जो मिला है वो आपने यहाँ पे ट्रांसफर करके दिखा दिया है। पेटी जो इंश्योरेंस के लिए था, इंश्योरेंस के लिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है साथ में ब्रैकेट में कि इट हैज़ बीन फ्रॉम 1 जुलाई 2015 टू 30 जून 2016। 3200 जो दिए हैं वो 30 जून 2016 तक दिए हैं, जबकि हमें मार्च तक देखना था बस। तो मार्च के बाद यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इसमें इस बार के बाद वाला अमाउंट था जो हमने दिखाया, प्रीपेड था। तो 3200 का प्रीपेड देखेंगे हम 3 मंथ्स का, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3200 जो था वो था पूरे साल के हिसाब से, इसमें से हमें 3 मंथ्स का देखना है, तो इंटू 3/12 करेंगे, अमाउंट आ जाएगा 800 रुपये। ये 800 रुपये इंश्योरेंस का मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, अगले साल का पहले ही दे रखा है, तो ये मेरे लिए एक एसेट हो गया। ये लास्ट में कहाँ चला गया? मैंने क्लोजिंग बैलेंसेस में मेरे एसेट हो गया ना, ब्रांच के लिए, ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस का वो एसेट है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट में एक अमाउंट ये आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस इस बार वाला 800 रुपीज। तो ये आपकी एक तो ये एंट्री आ गई इससे रिलेटेड। उसके अलावा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस एट कॉस्ट 8,000 रुपीज। 8,000 के गुड्स ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस दे दिए हैं। अब इसकी आप एंट्री कहाँ करोगे? ब्रांच ने गुड्स वापस किए हैं तो ब्रांच का जो स्टॉक था वो कम हो गया एक तो हम क्या करेंगे? मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे गुड्स रिटर्न गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न 8,000 रुपये। एक तो अमाउंट ही आ गया हमारा। दूसरा ये ब्रांच अकाउंट में भी आएगा। ब्रांच अकाउंट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसकी एंट्री 2 तरीके से कर सकते हो। एक, हम इसको क्रेडिट साइड पे दिखा सकते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 8,000 रुपये क्रेडिट साइड पे, या फिर ये सेम एंट्री हम डेबिट साइड पे गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट में से लेस करके दिखा सकते हैं, लेस रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 8,000। मैं इसमें अभी आपको स्क्रीन पर जो दिख रही हैं वो दोनों तरीके की सोल्यूशन दिख रही हैं, डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी। आपको इन दोनों में से कोई एक सोल्यूशन करना है, कोई एक एंट्री करनी है। फिलहाल आपको दोनों दिख रही हैं, आपको कोई एक एंट्री ही सिर्फ करके दिखानी है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आप कहीं दोनों एंट्रीज कर दो। तो मेक श्योर, मैंने इसीलिए उसको ग्रीन पे कन्वर्ट नहीं करा है, ये दोनों येलो पे हैं। येलो में जो आप एंट्रीज देख रहे हो, इन दोनों में से किसी एक एंट्री को आपको सिर्फ करना है। तो अभी स्क्रीन पे मैंने दोनों छोड़ दी हैं, आप कोई एक एंट्री कर लेना प्लीज। लास्ट एक और एंट्री अब आपके पास जो है वो है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स टू ब्रांच 15,000। 15,000 के गुड्स डेटर्स ने, जो अल्टीमेट कंज्यूमर्स थे, उन्होंने
वापस कर दिए हैं। तो ब्रांच के डेटर्स ने गुड्स वापस किए 15,000 के। तो मेरे जो स्टॉक था, जो मेरे क्रेडिट सेल्स थी, वो कम हो गई, स्टॉक मेरा बढ़ जाएगा। स्टॉक बढ़ेगा तो ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में मैं डेबिट साइड पे एंट्री कर दूंगी जो मेरे पास गुड्स वापस आए हैं। तो सेल्स रिटर्न्स थी 15,000 रुपए की, तो अब एक एंट्री मेरी ये आ गई। और डेटर्स मेरे कम हो जाएंगे 15,000 से, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट वापस कर दिया है। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री करके दिखाऊंगी द अमाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न्स 15,000 रुपीज। लास्ट एंट्री आपको जो दी हुई है वो दी हुई है पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 8,700। 8,700 के पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच ने बेयर किए हैं। जब ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस बेयर करता है तो वो पैसे खर्च होते हैं पेटी कैश में से। पेटी कैश का हम अकाउंट बना रहे थे, तो मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ था। उसके अलावा 8,000 रुपये मुझे और मिले थे, यहाँ पे बैंक अकाउंट में पेटी कैश के 8,000 रुपये मिले थे। तो वो मेरा स्टॉक कैश का अकाउंट मेरा बढ़ गया। तो मैंने कैश बैलेंस बढ़ने की वजह से डेबिट साइड पे एंट्री करी, रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते थे बैंक अकाउंट। जो आपको पैसा हेड ऑफिस ने दिया है, तो एक एंट्री आपके पास ये वाली आ गई 8,000 रुपये की। इसमें से 8,700 के आपने एक्सपेंसेस एक्चुअली किए हैं। तो ऑल दीज एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आते हैं, सिर्फ पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो पेटी एक्सपेंसेस जो थे वो पेटी कैश अकाउंट में चले गए। 8,700 कैश कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे आ गए, और बाकी आपके पास बैलेंस कैरी डाउन बच गया 2,300, जो कि पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, जो आपका आ जाएगा ब्रांच के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स में 2,300। तो पेटी कैश का 2,300 का क्लोजिंग बैलेंस आपने ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। अब लास्ट में क्वेश्चन आपको सारे बैलेंसेस के कैलकुलेशंस के बाद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 50%। इसको अभी फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ, लास्ट वाली एंट्री देख रही हूँ। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज टू बी प्रोवाइडेड एट अ रेट ऑफ 10% ऑन WDV मेथड। जो फर्नीचर है उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। अब फर्नीचर से रिलेटेड आपको जो एंट्री दी हुई थी वो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 24,000 रुपए का क्वेश्चन में, और 10% उस पर डेप्रिसिएशन लगना है। क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का मुझे कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर क्योंकि फर्नीचर की परचेज या सेल की कोई और एंट्री नहीं है, तो आप अगर फर्नीचर अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की एंट्री है, बाकी कोई और एंट्रीज है नहीं। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, फर्नीचर अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस हमें ब्रांच अकाउंट में दिखाना है, जस्ट राइट फर्नीचर अकाउंट। अब बुक वैल्यू आ गई 24,000 जो थी, उसमें से 10% डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाया, तो लेस डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10%, 24,000 का 2,400 रुपये, तो नेट अमाउंट आपके पास आ जाएगा 21,600। तो इस तरह से आप यहाँ पर एंट्री करके डायरेक्टली दिखा सकते हो क्लोजिंग बैलेंस का डेप्रिसिएशन लेस करके। तो देयर इज नो नीड्स टू प्रिपेयर द अकाउंट फर्नीचर का, क्योंकि सिर्फ एक ही एंट्री थी, तो ऐसे चल जाएगा। इसके बाद अब हम पहले क्लोज कर रहे हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, फिर मैं एडजस्टमेंट्स आपको बता रही हूँ कि हमें कौन सी जो हमारी एक इंफॉर्मेशन रह गई है जहाँ लिखा था कि गुड्स आर सोल्ड टू कस्टमर्स एट कॉस्ट प्लस 50%, उसको कैसे करेंगे। उससे पहले हम मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। तो मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाएगा 62,800, which will also be transferred on the credit side of the branch account as the closing balance of debtors account। तो ये हमने डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिखाया क्रेडिट साइड पे 62,800। अब हमारा सिर्फ एक स्टॉक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बचता है, वो हमें क्लोज करना है मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट। जब ब्रांच काउंटिंग में डेटर सिस्टम यूज हो रहा है और उसमें स्टॉक भेजा जा रहा है कॉस्ट प्राइस पे, तो आपको क्या चीज करनी है, स्टॉक अकाउंट में एडजस्टमेंट्स होंगी। स्टॉक अकाउंट का थ्योरेटिकल जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपने यही पढ़ा है कि कॉस्ट इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस।
अब प्रॉफिट है तो मैं कॉस्ट प्राइस पे ही इसको वैल्यू करूंगी। अब जो स्टॉक अकाउंट हम बना रहे हैं, स्टॉक अकाउंट में जो हमारी एंट्रीज हैं, आप ये वाला पूरा स्टॉक अकाउंट बनाया जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इसमें हमने जो जो भी एंट्रीज की हैं, कौन कौन सी एंट्रीज थी, एक ओपनिंग बैलेंस, वो कॉस्ट प्राइस पे रहा होगा, ठीक है। गुड्स सेल्स टू ब्रांच अकाउंट है 6,66,000 रुपीज की, ये भी कॉस्ट प्राइस पे थी। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस था, वो भी 8,000 का जो अमाउंट था कॉस्ट प्राइस था। बाय डिफॉल्ट जब आया है तो भी कॉस्ट प्राइस पे, तो जाएगा भी कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पर 3 एंट्रीज हैं जो नॉर्मली मिलेंगी आपको, जो है सेल्स की या सेल्स रिटर्न्स की। वो अमाउंट जो है वो किस पर है, सेलिंग प्राइस पे। स्टॉक अकाउंट को मुझे बनाना किस पे था, कॉस्ट प्राइस पे। बाकी सारी एंट्रीज जो हैं वो भी कॉस्ट प्राइस पे हैं, एक्सेप्ट द एंट्रीज विच आर रिलेटेड टू द सेल्स, चाहे वो कैश सेल्स की हैं, चाहे वो क्रेडिट सेल्स की हैं, चाहे वो सेल्स रिटर्न्स की हैं। ये 3 एंट्रीज जो हैं वो सेलिंग प्राइस पे हैं। तो सेलिंग प्राइस पे और कॉस्ट प्राइस पे अगर मैं कंपेयर करूं तो दिक्कत है, गलत है। तो मुझे ये जो सेलिंग प्राइस की एंट्रीज हैं इनको कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करके दिखाना है। अब जैसे कैश सेल्स था, कैश सेल्स कितनी थी, 6,66,000 रुपीज की। तो लॉजिकली आई कैन नॉट कंपेयर टू फिगर्स, वन इज एट कॉस्ट प्राइस एंड अदर वन इज एट सेलिंग प्राइस। अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे प्रॉफिट पता चल रहा है, मगर मुझे यहाँ पे स्टॉक की कैलकुलेशंस करने की, स्टॉक बचा हुआ कितना है, which has to be at cost price. तो all these entries which is related to the sales, cash sales, credit sales या sales returns, जो कि selling price पे होती है, उसको मुझे cost price पे convert करना होता है अमाउंट को। तो अब इसको convert कैसे करेंगे, इसके लिए आपको जो information दी हुई थी कि goods are sold to customers at cost plus 50%, उसको मुझे यूज करके कन्वर्ट करना है इन तीनों फिगर्स को कॉस्ट प्राइस पे। अब वो कैसे करेंगे, कॉस्ट प्लस 50% पे मैंने बेचा है, तो ये सेलिंग प्राइस, अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब मैंने क्या किया, मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस 100 है, कॉस्ट प्राइस को मैंने 100 माना। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानूंगी तो उस हिसाब से एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए। 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस है तो 100 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना होगा, 50 रुपए। और सेलिंग प्राइस उस हिसाब से कितना आना चाहिए, 150 रुपए। अब मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो प्रॉफिट 150 रुपए है। इसको रिवर्स कर दो, अब मेरे पास सेल्स की फिगर्स हैं, सेलिंग प्राइस 150 अगर है तो कॉस्ट प्राइस 100 है उसमें से। सेलिंग प्राइस अगर 6,60,000 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 6,60,000 रुपीज। तो आपको उससे कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 4,40,000। अब आपको बेसिकली आपने क्या किया है, जो 6,60,000 की कैश सेल्स थी उसको बाइफिकेट कर दिया कि उसमें से प्रॉफिट कितना था और उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन उसमें से माइनस करना था, जो यहाँ पर आया 2,20,000 रुपीज। तो मैंने कैश सेल 6,60,000 रुपीज जो सेलिंग प्राइस था उसमें से प्रॉफिट 2,20,000 का माइनस कर दिया। तो मैंने लिखा लेस लोड 2,20,000 रुपीज और उसका नेट अमाउंट लिखा 4,40,000 रुपए जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। इसी तरह क्रेडिट सेल्स थी 3,66,000 रुपीज की, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन मैंने कैलकुलेट किया, वो मेरा आया 1,22,000 रुपीज। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वापस 100 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 3,66,000 रुपीज, वो आपको कॉस्ट प्राइस दे देगा, बाकी लोड मार्जिन था। तो आप इस तरह से कैलकुलेट करके क्रेडिट सेल्स के 3,66,000 रुपीज में से लोड माइनस करोगे। लोड इज द प्रॉफिट मार्जिन विच इज इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो उसमें से 1,22,000 मैंने क्रेडिट सेल्स में से कम किया प्रॉफिट मार्जिन वाला, और टोटल कॉस्ट प्राइस मुझे पता चल गई क्रेडिट सेल्स की
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो आप या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लो, जो कि क्रेडिट सेल्स है, उसकी जो कीमत थी वो 2,44,000 रुपीज थी। इसी तरह डेबिट साइड पे जो सेल्स रिटर्न्स की एंट्रीज थी 15,000 रुपए की, उसमें से प्रॉफिट मार्जिन मैंने कम किया, प्रॉफिट मार्जिन मेरा कम हुआ 5,000, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 10,000। ये आपको मेन एडजस्टमेंट्स करनी है ब्रांच अकाउंट को अगर हम कॉस्ट प्राइस पे बनाते हैं तो। अगर इनवॉइस प्राइस पे होगा तो अलग एंट्रीज होंगी, अगर कॉस्ट प्राइस पे अगर हम बना रहे हैं तो एंट्रीज में जो एडजस्टमेंट्स होंगी वो आपकी मेमोरेंडम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में होगी, क्योंकि वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस पे बनता है। तो 3 अगर एडजस्टमेंट्स में से कोई भी एडजस्टमेंट अगर है, चाहे वो कैश सेल्स हैं, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हैं, चाहे वो सेल्स रिटर्न्स हैं, वो तीनों के अमाउंट जो सेलिंग प्राइस पे थे उसमें से हमें प्रॉफिट मार्जिन माइनस करके कॉस्ट प्राइस पे दिखाकर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशंस कर लोगे आप, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का आएगा वो आएगा 58,000 रुपीज, जो ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक में चला जाएगा 58,000 रुपीज। अब हमारा सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, अब हमें सिर्फ ब्रांच अकाउंट का टोटल करके देखना है और प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे आएगी 2,19,000 रुपीज, which will be transferred to general profit and loss account. I hope कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अब अगर किसी को इसमें कहीं डाउट है तो आप पूछ लीजिए मुझसे। ओके, ये आपके इस तरह से अकाउंट्स बनते हैं जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या हम अकाउंट्स बनाते हैं जब गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पे देता है। अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा है कि क्वेश्चन आपने जो गुड्स ट्रांसफर किए हैं, गुड्स अगर ट्रांसफर हुए हैं इनवॉइस प्राइस पे, तो उसकी एंट्रीज अलग तरीके से होती हैं। उसमें जितनी भी जो स्टॉक अकाउंट बनेगा या ब्रांच अकाउंट बनेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे एंट्रीज होंगी, जिसमें जो गुड्स से रिलेटेड होंगी। जब गुड्स हेड ऑफिस ब्रांच को दे रहा है या ब्रांच को कोई और ब्रांच से गुड्स मिल रहे हैं या ब्रांच वापस दे रही है, तो वो एंट्रीज इनवॉइस प्राइस पे होंगी। अभी हमने जो की थी वो कॉस्ट प्राइस पे की थी। इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन अब अगर करें, okay. Now this is the question where the goods have been transferred at invoice price. I hope कि cost price वाले आपको क्वेश्चन क्लियर हैं। उसमें जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन एक दी हुई होगी कि जिससे आप इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में लिंक कर सकते हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है और इनवॉइस प्राइस क्या है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है उसमें, लोड मार्जिन जिसको हम बोलते हैं। उसमें जो आपको एडिशनल एडजस्टमेंट्स करनी है वो कौन सी करते हैं हम, जब गुड्स इनवॉइस होते हैं, गुड्स भेजे जाते हैं इनवॉइस प्राइस पे, इसका मतलब कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ होता है। तो उसमें जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज होंगी स्टॉक से रिलेटेड, चाहे ओपनिंग स्टॉक है, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक है, चाहे वो गुड्स सेंड्स टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस है, चाहे गुड्स सेंड्स टू ब्रांच बाय अनदर ब्रांच है, या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे ब्रांच और हेड ऑफिस जुड़े हुए हैं या कोई एक ब्रांच दूसरी ब्रांच से जुड़ी हुई है, गुड्स के ट्रांसफर की अगर कहीं ट्रांजैक्शन है, तो वो कॉस्ट प्राइस की बजाय इनवॉइस प्राइस पे होगी, पहली चीज। अब क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस पे है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन उसमें इंक्लूडेड है,
और ब्रांच अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो क्या आती है, प्रॉफिट या लॉस। तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मेरा स्टॉक की एंट्रीज में जुड़ा हुआ है, तो मुझे वो वहां से हटा के कहाँ लेकर आना है, प्रॉफिट की फिगर पे। उसको मुझे रिवर्स करना होता है। जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो हम उसके लिए कुछ एंट्रीज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक के लिए और क्लोजिंग स्टॉक के लिए। रिवर्स साइड पे एंट्री होती है, एक नया अकाउंट बनता है, स्टॉक रिजर्व अकाउंट जिसको हम कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट में हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड पे। वो इनवॉइस प्राइस पे होगा। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, इनवॉइस प्राइस है लेट से 120 रुपये, तो प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20 रुपये। तो 20 रुपये अब जब मैं स्टॉक की एंट्री दिखा रही हूँ, ओपनिंग बैलेंस अगर स्टॉक का दिखा रही हूँ तो डेबिट साइड पे दिखा रही हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग स्टॉक 120 रुपये। मान लीजिए एक यूनिट 120 रुपये की थी, वो मैंने दिखाई। उसमें 20 रुपये मुझे पता है कि प्रॉफिट मार्जिन के हैं, जो कि एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए अमाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने दिखा कहाँ रखा है, स्टॉक में। तो स्टॉक में से मुझे हटाना पड़ेगा। स्टॉक में से हटाने के लिए मैं क्या करूंगी, डेबिट साइड पे जो मैंने स्टॉक की एंट्री की थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन स्टॉक अकाउंट 120 रुपये, उसके लिए एक रिवर्स एंट्री कर दूंगी क्रेडिट साइड पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट से, और वहां पे अमाउंट कितना जाएगा, वो प्रॉफिट मार्जिन जो उसमें ऐड था 20 रुपए का। तो एक रिवर्स में एंट्री गई क्रेडिट साइड पे स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ओपनिंग लोड और यू कैन से लोड मार्जिन ऑन ओपनिंग स्टॉक 20 रुपए से। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक पे जो भी अमाउंट होगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे, तो उसकी हम रिवर्स एंट्री कहाँ करेंगे, डेबिट साइड पे। उसके लिए अकाउंट कौन सा यूज करेंगे, स्टॉक रिजर्व का। तो डेबिट साइड पे एंट्री आएगी टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ लोड मार्जिन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लोड मार्जिन जो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का, वो दोनों रिवर्स में एंट्री जा रही है क्रेडिट और डेबिट साइड पे रिस्पेक्टिवली। वो उसके लिए हम अकाउंट एक नया खोलते हैं स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नाम से। और उसके अलावा ब्रांच अकाउंट में कोई भी एंट्री है जहां पे गुड सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट था, ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ। डेबिट साइड पे गुड सेंड्स टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, या गुड सेंड बाय ब्रांच टू अनदर ब्रांच, या गुड्स रिटर्न अगर हुए हैं क्रेडिट साइड पे, तो उसमें से जो भी एंट्री आपने की है, जैसे हम कॉस्ट प्राइस पे करते थे सेम वैसे ही होगी, जो भी एंट्री है उसके रिवर्स साइड में, उसके उल्टी साइड में, ऑपोजिट साइड पे वही अकाउंट से आपको एंट्री रिवर्स और करनी है। अगर मान लीजिए 1,20,000 के गुड्स थे, भेजे हुए हेड ऑफिस ने गुड्स दिए थे ब्रांच को 1,20,000 के, 20,000 रुपये उसका कैलकुलेट करके आया मान लीजिए प्रॉफिट फिगर। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई, 1,00,000। मुझे दिखाना कितने का था, 1,00,000 का। दिखाया कितने का, 1,20,000 का। 20,000 प्रॉफिट मार्जिन से मुझे उसको डिडक्ट करके दिखाना है, तो माइनस उसमें से नहीं करेंगे, उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पे करेंगे। और एंट्री क्या होगी, बाय गुड सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में आपको लिखना है लोड मार्जिन ऑन द गुड सेंड्स टू ब्रांच अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 20,000 रुपये। इस तरह से आपको एंट्रीज यहाँ पर करनी होती हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या डाउट है कहीं पर। इट्स 12:53। मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा दिया है। ये क्वेश्चन हम लोग पूरा अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हैव टू स्टार्ट इट। मैं आपको सिर्फ 2-4 मिनट क्योंकि अभी हैं, तो इसी क्वेश्चन में जो कैलकुलेशंस हैं इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, वो मैं थोड़ी सी आपको समझा रही हूँ, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को करेंगे तो इट वुड बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो हम ये कैलकुलेशन वर्क अभी कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेड ऑफिस इन दिल्ली इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट ग्वालियर एट कॉस्ट प्लस 20%। हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में, ब्रांच है ग्वालियर में। दिल्ली हेड ऑफिस ब्रांच जब ब्रांच को गुड्स भेजेगी तो वो कॉस्ट प्लस 20% है। कॉस्ट प्लस 20% का मतलब है कि अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो उस पर 20% और ऐड कर दिया, यानी 20 रुपये और ऐड कर दिए। तो मुझे तो पता है बीइंग अ हेड ऑफिस कि इस यूनिट की, इस स्टॉक की एक यूनिट की कीमत 100 रुपये है, लेकिन जब मैं आपको दे रही हूँ, जब मैं ब्रांच को दे रही हूँ, तो ब्रांच को 120 रुपये में दे रही हूँ।
कि इसको मैं तुम्हें 120 रुपए पे दे रही हूँ, तुम्हारे हिसाब से उसकी कीमत 120 रुपए है, तो अब वो एक तो वो मिनिमम सेलिंग प्राइस बन जाएगा जिस पे वो बेचेगा, तो कम से कम मुझे हर यूनिट पे 20 रुपए का प्रॉफिट आएगा ही आएगा। तो एक पूरे प्रॉफिट का पोर्शन मैंने पहले ही ऐड करके अपने पास अकाउंट्स में दिखा रखा है कि 120 रुपए पे मैं तुम्हें दे रही हूँ, 20 रुपए का प्रॉफिट मुझे आएगा। प्रॉफिट मैं कैलकुलेट करके मुझे उसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब जब मैं गुड्स बेचूंगी, जब मैं भेजूंगी ग्वालियर, तो एक एंट्री क्या आएगी, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब मान लीजिए एक ही यूनिट थी, तो अमाउंट कितना आया, 120 रुपए। इसका रिवर्स करना पड़ेगा मुझे प्रॉफिट मार्जिन से। प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20 रुपए। तो क्रेडिट साइड पे इसी के लिए एक और एंट्री जाएगी, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिखोगे लोड ऑन द गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 20 रुपए। तो इम्पैक्ट कितना आया, डेबिट साइड पे 120 दिखाया, क्रेडिट साइड पे 20 दिखाया, तो नेट इम्पैक्ट कितना आया, डेबिट साइड पे 100 रुपीज, जो कि एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस थी। तो हम अकाउंट्स दिखा इनवॉइस प्राइस पे रहे हैं जिसमें लोड मार्जिन ऐड होता है, लेकिन क्योंकि ब्रांच अकाउंट हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, तो उसके लिए हमें उसका इम्पैक्ट कॉस्ट प्राइस पे दिखाना, प्रॉफिट मार्जिन कहीं और तो ऐड करके नहीं दिखा सकते, तो हमें उसके लिए रिवर्स एंट्री करनी होती है। तो जैसे अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एंट्री है जो फिफ्थ एंट्री ट्रांजेक्शन जो दी हुई है टेबल में, गुड्स डिस्पैच्ड टू ब्रांच 13,200। अब आगे लैक्स में है, तो मैं अगर टोटल लैक्स की मैं हटा दूं, फिलहाल 13,200 की अगर बात करूं, तो 13,200 ये है इनवॉइस प्राइस, इसको मुझे कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, लोड इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन। तो कॉस्ट प्राइस अगर x है, मैं इसको अगर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं ताकि आप लोग इसको क्लास के बाद एक बार आप ट्राई जरूर करना, मैं इसको कैलकुलेशन करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। ओके, मान लीजिए मेरी जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस लोड मार्जिन, या लोड प्राइस आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको लिखना हो। मैं इसको अभी जूम नहीं कर पा रही हूँ, जूम करके ये हैंग हो जाता है। आपको अगर विजिबल पूरा नहीं है तो आप अपनी स्क्रीन को जब जूम करोगे तो आपको ये विजिबल हो जाएगी। तो प्लीज़ यू ऑल जूम योर स्क्रीन्स, क्योंकि मैं जूम करूंगी अगर थोड़ा सा भी तो ये फिर एक्सेल पे ना हैंग कर जा रहा है। अब यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लैक्स में है सारा, आई एम नॉट टेकिंग दैट अमाउंट ऑफ लैक्स, आई एम जस्ट टेकिंग 13,200। तो इनवॉइस प्राइस है ये जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ था, इज इक्वल्स टू लेट्स से कॉस्ट प्राइस भी x, मैंने इसको x माना कॉस्ट प्राइस को। तो लोड मार्जिन कितना है, लोड मार्जिन के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ था गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्लस 20%, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया 20% ऑफ x। ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ अगर, तो इट विल बी x प्लस 20/100 का मतलब 1/5, तो x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 13,200। अब एलसीएम आप लोगे तो इट विल बी 6/5x इज इक्वल्स टू 13,200। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 1,200 इंटू 5/6, ये आपकी इक्वेशन सॉल्व होकर आ जाएगी 11,000। अब ये 11,000 क्या चीज आई, x, यानी कॉस्ट प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ, मैं अगर लोड प्राइस या लोड मार्जिन कैलकुलेट करूं तो वो कितना हो गया, लोड मार्जिन 13,200 का इनवॉइस प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 11,000 आई, 2,200 रुपये का लोड मार्जिन था। इसका मतलब एक स्टॉक जिसकी कीमत 11,000 थी उस पे 2,200 रुपये का प्रॉफिट ऐड हुआ, तो इनवॉइस प्राइस बन गया
13,200 जो मैंने आपको दिया। अब इसकी एंट्री अगर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, ब्रांच अकाउंट में ये गुड्स की एंट्री थी सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 13,200। तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे अगर मैं दिखाऊंगी तो एंट्री क्या दिखाऊंगी, मैं सिर्फ फिलहाल इसी को बता रही हूँ, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। अब ये हमारा बन रहा है इनवॉइस प्राइस पे, तो यहाँ अमाउंट आएगा 13,200। इसका इम्पैक्ट मुझे कितना दिखाना था, इसको दिखाना था 11,000 पे, यानी 2200 रुपये कम। तो मैं क्या करूंगी, 2200 रुपये कम करने के लिए मैं क्रेडिट साइड पे दिखा दूंगी। क्रेडिट साइड पे क्या लिखूंगी, गुड सेंट्स टू ब्रांच अकाउंट ब्रैकेट में लोड ऑन गुड सेंट्स टू ब्रांच, बस इतना। तो इम्पैक्ट क्या आ गया अपने आप ही, डेबिट साइड पे अमाउंट मैंने 11,000 की बजाय लिखा 13,200, उसको माइनस करके क्रेडिट साइड पे उसके लिए रिवर्स एंट्री कर दी 2200 रुपये। इस तरह से आपको एंट्रीज करनी होती हैं। अब इसी तरह से अगर मैं ओपनिंग स्टॉक की बात करूं, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था आपको 1,080 रुपये का। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक यहाँ आएगा 1,080 का। इसके लिए हमें रिवर्स में एंट्री करनी है स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहाँ लिखोगे लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, और ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, 1080 इक्वेशन आपकी वही रहेगी इंटू 5/6। ये अमाउंट आ गया आपका 900 रुपये। 900 रुपये में 1,080 का आपका ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से 900 रुपये आपके कॉस्ट प्राइस थे, यानी 180 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया हुआ था। तो स्टॉक रिजर्व में जो अमाउंट लिखोगे वो आपका आएगा 180 रुपीज़। दिस इज हाउ वी गो फॉर सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है तो उनकी जो रिवर्स एंट्री होगी वो स्टॉक रिजर्व अकाउंट में जाएगी, और गुड सेंट्स टू ब्रांच की होगी तो वो गुड सेंट्स टू ब्रांच में ही जाएगी। मगर डेबिट की एंट्री क्रेडिट में, क्रेडिट की एंट्री डेबिट में, रिवर्स आपको एंट्री करनी है। आई होप कि ये अभी आपको क्लियर है। अभी आज का सेशन हम यही ख़त्म कर रहे हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है लोड प्राइस वाला, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, विच विल बी ऑन सैटरडे, डे आफ्टर टुमारो। तब तक आप प्लीज़ ये कॉन्सेप्ट एक बार और खुद आप क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा सो दैट इट वुड बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। आई एम जस्ट एंडिंग द सेशन फॉर टुडेज क्लास। Till then, just take care. See you all on Saturday. Okay, रहमान, you have asked me कि आपके 3 लेक्चर्स मिस हो गए हैं। रिकॉर्डिंग क्लासेस रिकॉर्डेड वाली जो हैं वो कहाँ से मिलेंगी? तो जो क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं उसको एडिट करके अपलोड करने में SOL के जो ऑफिस स्टाफ है उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ये तो अश्योरेंस मैं भी नहीं दे सकती कि आपको वो लेक्चर्स वो लोग अपलोड कब करेंगे, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। आई होप कि वेरी सून यू विल बी गेटिंग द लिंक्स ऑफ द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हर्ष, आपका क्वेश्चन है ऑनलाइन या ऑफलाइन। पीछे आपने हो सकता है कोई पहले कोई मैसेज लिखा हो जो मैंने शायद नहीं देखा है, तो आई डोंट नो, बट जो मुझे समझ में आया आप शायद एग्ज़ाम्स के हिसाब से पूछ रहे हो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन। एज ऑफ नाउ अभी जो हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑनलाइन होंगे। ओके, आई एम जस्ट ending today's class now. Take care. See you all on Saturday. Bye bye.